फाइनल एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सिस्टमैटिकली जो है हम लोग हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के जो चैप्टर्स है उसको बहुत ही फैंटास्टिक वे में कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर 12 आपका राइज़ ऑफ नेशनलिज़्म, इसे बच्चों हमने कंप्लीट करा। चैप्टर 12 के जस्ट बाद बच्चों हमने सिस्टमैटिक वे में चैप्टर 12 के बाद चैप्टर 13 पढ़ा, चूँकि चैप्टर 12 के बाद जो 13 है वो आपस में लिंक्ड है। आपने वहाँ पे राइज़ ऑफ इंडियन नेशनलिज़्म पढ़ा, फिर यहाँ पे नेशनलिज़्म में जो फेजेज़ हैं, उनमें से फर्स्ट फेज जो फेजेज़ जैसे कि स्टार्ट हो जाती है, तो 1885 से लेकर 1905 तक जो अर्ली नेशनलिस्ट फेज होती है, फिर जो आपका सेकंड में आपका जो एग्रेसिव और असर्टिव नेशनलिस्ट फेज होती है वो हमने पढ़ लिया था। तो चैप्टर 13 जो है वो हमने कर लिया। अब इसके जस्ट बाद बच्चों चैप्टर 14 जो है इसी से लिंक्ड है और इसके जस्ट आगे है, और स्टोरी जो है इंडियन नेशनलिज्म की उसके आगे की चैप्टर 14 आपको बताती है। तो बच्चों ध्यान से देखना, चैप्टर 14 के जस्ट बाद हम लोग आपको बस वीडियोज़ में बने रहनी है, अपडेटेड रहनी है। चैप्टर 14 के जस्ट बाद अगले ही दिन आपको जो है चैप्टर 14 के बाद जस्ट 15 देखने को मिलते हैं, और इस प्रकार से हमारा जो इंडिया है प्रॉपर यहाँ के बाद फ्रीडम हो जाएगा। ये आपके फाइनल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं सिस्टमैटिक वे में 14 से 12 चैप्टर से लेके इवन जो आपके 15 चैप्टर तक है वो सिस्टमैटिक वे में डाल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है फिर आपकी हिस्ट्री समाप्त हो जाती है। यहाँ के बाद से चैप्टर 16 के बाद से आपकी प्रॉपर जो सिविक्स है बच्चों वो स्टार्ट हो जाती है। तो आपके बोर्ड एग्जाम, सॉरी बोर्ड तो एग्जाम आपके नहीं होते, फाइनल एग्जाम जो आपके मार्च में होने वाली है, अच्छा फरवरी में होने वाली है, तो फरवरी वाले एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं सभी चीज़ों को ये अपलोड कर रहा हूँ। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। बट गाइस एज यूजुअल, यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मोटिवेट करें, मुझे अप्रिशिएट करें, ताकि मैं आपके लिए आपके क्लासेस से रिलेटेड हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और जो आपकी केमिस्ट्री है, इन सभी सब्जेक्ट जो वीडियो है वो प्रॉपर मैं आपके लिए अपलोड कर सकूँ। अब चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, लास्ट वीडियो में चैप्टर 13 में हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो चैप्टर 13 में बच्चों हमने जो सेकेंड फेज है उसके बारे में पढ़ा और उसे एंड करा कि किस प्रकार से 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट होती है, और इसके बाद जो है प्रॉपर यहाँ पे 1885 से लेकर 1905 तक जो है वो फर्स्ट फेज चलता है। यहाँ पे 1905 में जो है स्वदेशी 1905 में जो है स्वदेशी मूवमेंट चलना स्टार्ट हो जाता है। इसी टाइम पीरियड में यहाँ पे क्या होता है, अंग्रेज लोगों ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया, बंगाल का पार्टीशन किया, और उसके बाद 1907 में जो है 1907 के जो सूरत सूरत का सेशन हो रहा होता है आईएनसी का, वहाँ पे फर्स्ट फेज वाले जो लोग हैं वो सेकंड फेज वाले लोग के साथ थोड़ी सी झगड़े कर लेते हैं, अनबन हो जाता है। तो 1907 में ये होता है। 1906 में हमने देखा है कि यहाँ पे जो है मुस्लिम लीग, इसकी प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट हो गई है, फाउंडेशन हो गया है। फिर 1914 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई है। तो जो अंग्रेज लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, तो अंग्रेज लोग जो है इंडियन से सपोर्ट मांगने का प्रयास कर रहा है। 1915 में हमने देखा कि जो होम रूल है वो किस प्रकार से स्टार्ट हो जा रही है, होम रूल जो मूवमेंट है प्रॉपर वो स्टार्ट हो जाती है। फिर वो जो हमने 19 यहाँ पे, तो ये होम रूल जो है 1950 में नहीं 1916 में आपका स्टार्ट हो रहा है। होम रूल 16 में स्टार्ट हो रहा है, बल्कि 15 में क्या हुआ था, 1950 में जो तिलक साहब थे, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इनको ये बात रियलाइज्ड हो गया है कि जो अंग्रेज है वो सीधी बात हमारी मानने वाली नहीं है। तो इसकी को लेकर के 1916 में होम रूल एक मूवमेंट स्टार्ट करी जाती है, ताकि भारत के लोग जो मोटिवेट करा जा सके, इसको लेकर के इस मूवमेंट में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके और एक साथ आवाज़ जो है उठाई जाएगी अंग्रेजों से सेल्फ रूल की मांग के लिए। तो 1916 में यहाँ पे एक और बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट काम होती है बच्चों, लखनऊ में जो है एक प्रॉपर सम्मेलन होती है, लखनऊ सम्मेलन होती है 1916 में आईएनसी का। और इस सम्मेलन में दो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि जो 1907 में सूरत में स्प्लिट हुआ था, जिसमें आपका सूरत स्प्लिट में फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की जो हमारे एक्स नेशनलिस्ट हैं उनके बीच में एक डिवीज़न आ गई थी, ये दोनों एक हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और जो मुस्लिम लीग है, इन दोनों की थॉट प्रोसेस बहुत अलग होने के बाद भी यहाँ पे ये दोनों जो है फिर से एकजुट हो जाता है और साथ में मिल करके अंग्रेजों से सेल्फ रूल की जो प्रॉपर है वो बात करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग कहानी उसके आगे बढ़ाएंगे, और 1916 के बाद 1917 का समय आता है, और 1917 से लेकर के 1934 तक के टाइम पीरियड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती है, उनके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या मकसद है, अंग्रेज लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, उनकी क्या थॉट प्रोसेस थी, इस बच्चों इस बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड को पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में साइन होता है, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्हें एक बात तो अच्छे से पता चल गया है कि ये जो भारत के लोग हैं वो अब छोड़ने वाले नहीं है। तो एंटी ब्रिटिश जो फीलिंग्स इंडियंस में आ रही है उनके प्रति वो थोड़ा सा सजग हो गया है। कौन कौन बच्चों, तो ये ब्रिटिश पीपल क्या हो गया है, थोड़ा सा कैसे तो अलर्ट मोड में आ गया है। उन्हें रियलाइज हो रही है कि जो कुछ रिफॉर्म्स है वो तो करनी ही पड़ेगी, और यदि ऐसा करते हैं तो जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा।
ये जो इतना एग्रेसिव कुछ किया जा रहा है वो शांत हो जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट लेकर के आती है 1919 में, ये जिसका नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 होती है। इसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोई एक रिफॉर्म्स जो है जिसकी बहुत दिनों से डिमांड थी इंडिया में, जितने सारे नेशनलिस्ट लोग हैं वो रिफॉर्म्स की मांग करते ब्रिटिश गवर्नमेंट से, लेकिन फर्स्ट रिफॉर्म्स हो रही है 20-25 सालों के बाद, वो भी 1919 में। तो को पता है 1885 से लगातार जो है ये मांग करी जा रही है। तो भाई उधर 15 और 20 यानी कि ऑलमोस्ट 34 ईयर्स के बाद जो है रिफॉर्म्स आ रही है। छोटे मोटे तो बहुत थे, बट ये वाली एक किसी तो इम्पॉर्टेंट और एक बड़ी सी महत्वपूर्ण जो है वो फर्स्ट टाइम आ रही है। इसका नाम बच्चों याद रखो फिर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, 1919 मैं बाबा 99 किए जा रहा हूँ, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं इसको। और ये क्या थी इसके बारे में आपको बताता हूँ, इसके रिफॉर्म्स क्या लाया गया था इसमें, और इसकी बैकग्राउंड क्या थी, इसमें क्या फीचर्स थे, उनके बारे में बताता हूँ। पहले आप नाम याद रखो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसे आप नोट कर लेना, मैं इसलिए नोट जो भी मैं करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो। देखो क्या कहता है, तो ये जो प्रॉपर बच्चों आपका रिफॉर्म्स है उसमें क्या था, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ड्यूल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। तो ये क्या करता है, प्रोविंस में ड्यूल गवर्नमेंट जो प्रॉपर सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया था। सेवरली रेस्ट्रिक्टेड द राइट टू वोट, और देखो बहुत सारा जो कह सकते हो वोट करने की प्रॉपर राइट जो है, वोट करने की जो राइट है वो रेस्ट्रिक्टेड था। सभी लोगों को प्रॉपर वोट करने की जो परमिशन है वो नहीं दी गई थी। दूसरा, इन लार्ज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो प्रोविंशियल काउंसिल है बच्चों, इस प्रोविंशियल काउंसिल को मैं आपको बता दूं, जैसे देखो एक स्टेट है, मीन्स एक कंट्री है, तो इस कंट्री में ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग इलाके हैं, स्टेट्स हैं, इन्हें प्रोविंस कहा जाता था। तो जो प्रोविंस है बच्चों, वहाँ पे प्रोविंस पे जो है प्रॉपर इलेक्शन की सिस्टम रखी गई है, लेजिस्लेटिव काउंसिल था, एंड द गवर्नर जनरल रिमेन आंसरेबल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। तो जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल कौन था बच्चों, गवर्नर जनरल वो है जो इंडिया को रूल कर रहा है ब्रिटिश की तरफ से। तो वो जो एक हेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो गवर्नर जनरल है। तो गवर्नर जनरल, तो यहाँ मेन इश्यू जो था वो ये है कि जो गवर्नर जनरल बच्चों है वो अभी भी रिमेन आंसरेबल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी स्टेट कौन है बच्चों, तो ये मिनिस्टर होता था। ये जो है प्रॉपर मिनिस्टर है, और वो बैठता कहाँ था, तो ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बच्चों होता था, वहाँ का मिनिस्टर जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था। और ये जो गवर्नर जनरल है वो अभी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ही के लिए ही आंसरेबल था, वो भारत की जनता के लिए आंसरेबल नहीं था। ये जो करे जैसे भी करे, भारत की जनता को इसको जवाब नहीं देना होता था। ये जनता को जवाब ना देकर के जवाब किसको देता था, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बच्चों ये रिस्पॉन्सिबल होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, मेन इशू इसमें क्या था, मेन इशू क्या था और इसे लाया क्यों गया था, तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा था ना, क्या हो रहा था कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम में अंग्रेजों ने प्रॉमिस करा था कि जो प्रॉपर डेमोक्रेसी और सेल्फ रूल जो है, इस प्रकार की बातें करी थी कि जितने भी स्टेट्स है दुनिया में उनके पास डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सेल्फ रूल होना चाहिए। और इंडियन लोगों को भी उम्मीद था कि यहाँ पे जो है वर्ल्ड वार वन के बाद लोगों को सेल्फ रूल जो है वो देखने को मिलेगी। बट वर्ल्ड वार वन जो है वो 1918 में समाप्त हो जाता है, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा कोई इस बारे में कुछ भी बात नहीं करी जाती है, ना ही चर्चा करी जाती है, ना ही कब सेल्फ रूल देगा इस बारे में बात नहीं होता है। तो 1919 में लोगों को थोड़ा-सा अपीज़ करने के लिए, भारत के लोगों को थोड़ा-सा सैटिस्फाई करने के लिए ब्रिटिश ने एक रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करा था। और ये जो रिफॉर्म्स है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ये एडविन मॉन्टेग्यू नाम का एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, उनके द्वारा अनाउंस करी गई थी। मैं आपको नाम बता देता हूँ यहाँ पे। देखो नाम क्या है इसका, तो नाम है इसका एडविन, पूरा नाम था बच्चों एडविन मॉन्टेग्यू। तो आप इसका नाम को प्रॉपर नोट कर लो बच्चों, एडविन मॉन्टेग्यू। और ये कौन था, तो एडविन जो मॉन्टेग्यू है ये था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये था आपका एडविन मॉन्टेग्यू। और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, जो लॉर्ड बच्चों चेम्सफोर्ड है, ये कौन था, तो जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है ये वाइसराय था इंडिया का। ये उस वक्त का कौन है बच्चों, वाइस रॉय ऑफ इंडिया है।
है ना? तो इन दोनों ने मिल कर के बेसिकली जो मिनिस्टर है इसने अनाउंस करा था। बट ये दोनों के इस टाइम पीरियड में ये एक्ट आया था, इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी इसे कहा जाता है और ये 1919 में इसे इम्प्लीमेंट करी गई थी। इसकी खास बातें क्या था? तो इस खास बात को मैं आपको कहाँ पे लिख के बता दूँ? खास बात जो थे बच्चों उसका मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो आप यहाँ से नोट कर लो, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो है इसकी कुछ खास बातें क्या थी? तो वो जो खास बात में आप नोट करना और साथ में ध्यान भी रखना इसे। ये क्या है कि कुछ-कुछ जो सब्जेक्ट थे ना उसको ट्रांसफर्ड करी गई थी प्रोविंस को। कुछ-कुछ सब्जेक्ट जैसे कि प्रोविंस को ये पावर दी गई थी, जो प्रोविंस है उसको पावर दी गई थी कि ये सब चीज़ों पे जो है फैसला लेने का अधिकार जो है इंडियंस लोगों का होगा, प्रोविंस का होगा। प्रोविंस में क्या है? एजुकेशन एजुकेशन, जो हेल्थ है और जो एग्रीकल्चर है, ये जो एग्रीकल्चर है, ये प्रॉपर इंडियन मिनिस्टर्स जो हैं उनको ये सब पावर दी गई थी। लेकिन अभी भी कुछ-कुछ पावर ऐसे थे जो कि ब्रिटिश लोग ने अपने हाथों में ही रखा था। जो मेन पावर है वो ब्रिटिश ने अपने हाथों में रखा था, जैसे पुलिस का, जो पुलिस सिस्टम है वो, जो रेवेन्यू है वो इंडियन ब्रिटिश पीपल ही कैप्ट करेगा। जो जस्टिस देने वाली मामला है, ये भी कोर्ट कचहरी वगैरह जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स ही अपने हाथों में पावर को रख लिया था। लेकिन इस पावर में से देख सकते हो जो मेन चीज़ है, जो आंसरेबल है, जिससे समाज का भला हो सकता है, वो देखो यहाँ पे जो पुलिस है, पावर जो पूरी कंट्रोल करेगा वो, जो रेवेन्यू टैक्सेस लेकर के देश के लिए कुछ कर पाने का जो पावर है वो रेवेन्यू उन्हीं के पास है। यदि कुछ कोर्ट कचहरी वाला मामला हो, जस्टिस दिलाना हो, जस्टिस इंडियंस के साथ हो रही कि नहीं हो रही है, तो जो प्रॉपर जस्टिस है ये भी ब्रिटिश ने अपने पास ही रखा है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मेन टॉपिक्स हैं वो ब्रिटिश ने अपने लिए रिजर्व रखा है और सिर्फ फुसलाने के लिए बच्चों, भारत के लोगों को थोड़ा सा बहकाने के लिए, मीन्स उसको थोड़ा सा अच्छा लगे अपीज करने के लिए थोड़ी थोड़ी जो पावर है वो दे दिया था। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट काम उसने क्या किया था बच्चों? दूसरा इंपॉर्टेंट काम उसने क्या किया था? तो उसने क्या करा, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो लाया था। सेपरेट इलेक्टोरेट है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है उसको कंटिन्यू कर दिया। इसमें क्या था, डिवीजन अमंग इंडियंस इंक्रीज। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था ना, जहाँ पे मुसलमानों को जो है डिफरेंट एक खास इलाके में जहाँ पे मुसलमानों की आबादी अधिक है, वहाँ से का जो मिनिस्टर बनेगा, वहाँ पे यदि इलेक्शन होता है, कोई मेंबर बनेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा बच्चों? मुस्लिम ही होगा और इसको जो वोट है वो मुस्लिम पीपल देंगे। तो इस प्रकार की जो सेपरेट इलेक्टेड है, जिससे कि इंडिया में डिवीजन आएगा, इंडियन पीपल जो आपस में बढ़ जाएंगे, तो उसको इसने बढ़ावा दिए से आगे कंटिन्यू कर दिया। तीसरा क्या था इस रिफॉर्म्स में? तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज था वो था सेंट्रल गवर्नमेंट स्टिल पावरफुल। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, जो पूरे प्रोविंस में स्टिल पावरफुल, जो पूरे प्रोविंस को आपस में कंट्रोल करता था, एकजुट रखता था। तो जो जिसका मुख्य जो है आपका वायसराय होता था, तो मेन जो पावर है बच्चों वो वायसराय के पास अभी भी था। वायसराय हैड द राइट टू रिजेक्ट एनी लॉ। ये जो वायसराय है बच्चों, इसके पास अभी भी पावर इतना था कि ये एनी लॉ जो प्रोविंस पास करती है, एनी लॉ जो प्रोविंस पास करती है, उसको जब चाहे ये रिजेक्ट कर सकता था। अब देखो, चाहे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है प्रोविंस को, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इसको लेकर के चाहे कोई लॉ बनाए भी ना, ये लॉ कोई बनाए भी, तो ब्रिटिश उसे जब चाहे तब कैंसल कर सकता था। जो मेन पावर है वो अभी भी वायसराय के पास था। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से ये जो है सेल्फ रूल तो एकदम नहीं है। ये जो है किसी भी एंगल से सेल्फ रूल है क्या? नहीं है। तो इसीलिए जो बाकी स्टूडेंट्स मेरे देश के लोग हैं, अपने देश के जो लोग हैं, उन लोगों ने इसकी विरोध करी थी। तो इफ इंडियंस गॉट काउंसिल्स एंड मिनिस्टर, व्हाई वर दे अनहैप्पी? बताओ ना, अनहैप्पी क्यों था? यही कारण था ना, क्योंकि जो डायरकी वाला सिस्टम बना दिया था, ड्यूल गवर्नमेंट वाला सिस्टम बना दिया कि थोड़ी सी पावर प्रोविंस को दे दिया है और जो मेन पावर है वो सेंटर रख ले रहा है। ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट क्रिएट कर रहा था। ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। और जो इंडियन मिनिस्टर है उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक है, बेसिकली पावर नहीं है। और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस उसके पास पावर बहुत अधिक था। तो यहाँ से किसी भी प्रकार से रियल सेल्फ रूल नहीं था। देयरफॉर दिस रिफॉर्म्स डिसअपॉइंटेड इंडियन इंस्टीड ऑफ सेटिस्फाइंग देम। तो यहाँ पे जो है अंग्रेजों ने 1919 में ये जो बेसिकली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट लेके आया लोगों को अपीज करने के लिए, तो ये लोगों को खुश नहीं किया बल्कि और ज़्यादा अनहैप्पी कर दिया। द रिफॉर्म्स फेल टू अपीज द पीपल, रियल अथॉरिटी कंटिन्यूड इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश। तो अभी भी जो रियल पावर है ब्रिटिश के पास था। द कांग्रेस कंडेम्ड द रिफॉर्म, और जो कांग्रेस पार्टी है उसने इस रिफॉर्म को क्या करा? कंडेम करा। कंडेम करना मतलब उसके बारे में बुरा भला करा, उसकी निंदा करा। डिसअपॉइंटिंग एंड डिस अनसेटिस्फैक्टरी, और ये जो प्रॉपर
रिफॉर्म्स है वो डिसअपॉइंटिंग था। अ न्यू एरा ऑफ स्ट्रगल बिगेन द गांधीयन एरा। इसके बाद जो है प्रॉपर अब फिर से दोबारा एक नई तरह का जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है। फिर से जो प्रॉपर ब्रिटिश पीपल है इसका एक नए सिरे से एक बिल्कुल नए तरीके से जो है रिवॉल्ट और मूवमेंट होना स्टार्ट होता है। उसके अगेंस्ट पीपल आते हैं और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म में, अब यहाँ से गांधी जी की एंट्री होती है। गांधी जी की एंट्री होती है। एमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। गांधी जी के एमरजेंस के साथ ही इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट आता है। गांधी जी आपको पता है कहाँ थे पहले? तो अभी ड्यूरेशन टाइम पीरियड चल रहा है बच्चों 1917 और 1990 हमने थोड़ी पूरी वो जो चीज़ें हैं वो देख ली है। पर कल के क्लास में यानी कि इसके पहले वाले क्लास में बच्चों हमने 1916 तक की स्टोरी पढ़ा था। 1960 में क्या था? लखनऊ का जो प्रॉपर मीटिंग है वो हुई थी। इससे पहले 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए हैं। गांधी जी जो है वो 1915 में इंडिया वापस आए हैं। इसके पहले ये कहाँ था? तो बच्चों इसके पहले 1914 तक इवन कह सकते हो वो साउथ अफ्रीका में थे। और ये साउथ अफ्रीका कब गए थे? तो साउथ अफ्रीका में बच्चों ये गया था 1893 में। तो 1893 से लेकर के 1914 पूरा कंप्लीट वहीं थे और 9th जनवरी 1915 को जो है वो प्रॉपर गांधी जी इंडिया वापस आए थे। और उसके बाद से हम लोग जो है गांधी जी का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और अभी से लेकर के 1947 तक जब तक इंडिया प्रॉपर आज़ाद नहीं हो जाती है तो पूरा इंडियन हिस्ट्री में जो आज़ादी की लड़ाई वो सिर्फ गांधी जी के अराउंड ही घूमने वाला है। गांधी जी यहाँ आते हैं, वो उनको हीरो बनाई जाती है, बट वो हीरो अपने आप नहीं बन जाती है, उसने कुछ ऐसा करा है। और इसने कहाँ करा था बच्चों? तो इसने साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसी चीज़ें करी है जिसने अंग्रेजों को झुकाया था। ये ऑलरेडी गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुल एक कह सकते हो लीडर थे। सक्सेसफुल लीडर जो है वो एक्चुअली वहाँ पे गांधी जी साउथ दक्षिण अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में प्रॉपर वो बन चुके थे। बट वाई गांधी जी बिकम पॉपुलर? आपको बताना ये कि गांधी जी इतने पॉपुलर क्यों हो जाते हैं 1940 में, कि यहाँ पे देखो पूरी जो हिस्ट्री है 1917 के बाद से वो सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के अराउंड ही बेसिकली रिवॉल्व हो रहा होता है। तो इसका रीजन ये था, दे लिव्ड लाइक द पुअर। गांधी जी जो है प्रॉपर गरीबों के जैसे जीते थे। एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बातें करते थे और उनके पास उनका जो थॉट है, जो विचार है, वो बहुत ही कह सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था। इनकी जो विचार है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। और ये सोसाइटी के जो प्रॉपर पुअर पीपल हो गए, तो जो लो कास्ट के लोग हैं, लो कास्ट के जो पीपल हैं, उन सबको लेके आगे बढ़ने का काम कर रहे थे। इसलिए गांधी जी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। इनकी क्या-क्या मेथड्स थे, इनके बारे में बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गांधी जी की जो इमरजेंसी है वो देख लेते हैं। तो बच्चों देख पा रहे हो कि जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, उनको शॉर्ट में हम लोग महात्मा गांधी कहते हैं। अब बॉर्न हुए थे 1869 पोरबंदर इन गुजरात में। ये बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग बच्चों पहले से जान रहे हो, इसे मैं नहीं बढ़ाने वाला। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी स्टडी किए थे लॉ इंग्लैंड में। गांधी जी ने लॉ की पढ़ाई करी है। कहाँ पे? इंग्लैंड से करी है। एंड स्पेंड 22 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका। और लॉ की पढ़ाई करने के बाद वो इंडिया आते हैं और फिर इंडिया के बाद देखो यहाँ पे इंडिया के बाद वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। तो साउथ अफ्रीका में प्रॉपर वो 22 ईयर्स तक रहते हैं। और वहाँ पे क्या प्रैक्टिस किए? तो लॉयर बन करके जो लॉ का कानून है ना उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। और कई सारे जो केसेस है वो वहाँ पे वो जीत जाते हैं और एक वहाँ पे एक्टिविस्ट बन करके वो रह रहे थे और काम कर रहे थे। ठीक है, क्या आपको यहाँ तक बुझा के बच्चों? क्या आपने ये बात यहाँ तक समझ ली? अब मैं आपको गांधी जी की एक बहुत ही स्मार्ट फोटो दिखाता हूँ। ये देखो हमारा गांधी जी, ये हमारा गांधी जी है। यहाँ पे देखो साउथ अफ्रीका का सीन है। यहाँ पे दिख रहा है ना MK गांधी अटॉर्नी, ये गांधी जी हैं। इन फिगर में से ये क्या है बच्चों? ये जो है वो बीच में बैठे हुए वो हमारे गांधी जी हैं। वो अंग जब गांधी जी अंग थे तब उनकी फोटो ऐसे है। और अभी तो आपको पता है करेंसी पे जो फोटो दिख रही है वो हमारे गांधी जी कैसे नजर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी जब साउथ अफ्रीका पहुंचे तो वहाँ पे उनके साथ जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलती है। गांधी जी का जो फेस कलर है वो थोड़ी सी ब्लैक थी। और अंग्रेज में अमेरिकन जो लोग हैं, अंग्रेज जो हैं वो प्रॉपर इंग्लिश लोग जो है वाइट होते हैं। तो उनने गांधी जी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेट करा था, उन्हें ह्यूमिलिएट करा था। ठीक है, कंडीशन अंडर विच इंडियंस लिव्ड इन दैट कंट्री शॉक्ड एंड एंगर्ड गांधी जी। तो और गांधी जी को भी इन चीज़ को पेश हुआ था। इसके अलावा जो गांधी के अलावा जो और भी भारतीय लोग वहाँ पे रहते थे उन सबको भी जो ब्रिटिश पीपल है उन लोगों ने क्या करा है, एक तरह से ह्यूमिलेट और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता था। ही बिकेम द लीडर ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रेशियल इनजस्टिस इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में ये जो उनके साथ भेदभाव हो रही थी इंडियन पीपल के साथ, उनके ये हीरो बन जाते हैं, उनके लीडर बन जाते हैं। और ड्यूरिंग द स्ट्रगल ही इवॉल्व ए टेक्निक
और इस स्ट्रगल के टाइम पीरियड में उसने एक टेक्निक जो है उसको बनाया, एक टेक्निक उसने इवॉल्व किया, जिसका नाम था बच्चों, जिसका नाम था सत्याग्रह, विच वाज लेटर अप्लाइड टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये जो सत्याग्रह टर्म है, सत्याग्रह जो टर्म है बच्चों, वो साउथ अफ्रीका में ही पॉपुलर हो जाता है। और ये सत्याग्रह वाला जो सिस्टम है, टेक्निक है, गांधी जी ने इसे इम्प्लीमेंट सबसे पहले कह सकते हो साउथ अफ्रीका में ही ट्राई किया था, और वहाँ पे ये सफल भी हुए थे, सक्सेस भी हुए थे। और फिर बाद में आके इंडियन नेशनल मूवमेंट में इसने इसी जो प्रॉपर टेक्निक है इसका इस्तेमाल करा था। गांधी जी के मेथड्स क्या थे, व्हाट वाज द मेथड्स ऑफ गांधी जी? तो गांधी जी के मेथड में बच्चों आपको नाम याद रखनी, बस 3 ठो। पहला नाम था बच्चों, गांधी जी नन वायलेंस को फॉलो करते हैं। नन वायलेंस का एक ही कहना है भाई, बिना वायलेंस किए बिना ही जो है प्रॉपर लड़ाई लड़नी है। दूसरा क्या है? सत्याग्रह, ट्रूथ फोर्स। ट्रूथ फोर्स को ही हम लोग बच्चों सत्याग्रह कहते हैं। यहाँ पे लिख लो सत्याग्रह। तो सेकेंड बच्चों का सत्याग्रह है। और थर्ड था पीसफुल प्रोटेस्ट। पीसफुल प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट करनी है बट पीसफुल, हम लोग एंग्री नहीं होंगे, मारपीट नहीं करेंगे। और नंबर 4 था बच्चों विलिंगनेस टू सफर। विलिंगनेस टू सफर, विलिंगनेस टू सफर, आपको झेलनी पड़ेगी। यदि सामने वाला आपको एक थप्पड़ मारे तो आपने दूसरी गाल भी आगे कर, तो लो मारिए लो, तुमको यदि मारने से खुशी मिलती है तो मार ही लो। तो इस प्रकार से विलिंगनेस टू सफर होनी चाहिए, और आपको हार्म नहीं पहुंचाना है, सामने वाले पे हाथ नहीं उठानी है। गांधी जी बिलीव दैट मोरल फोर्स वाज स्ट्रॉन्गर देन वेपन्स। गांधी जी के पास एक ही जो कह सकते हो थॉट प्रोसेस है, विचार है, वो क्या है? जो हमारा मोरल है, नैतिक शक्ति है, मोरल जो पावर है, मोरल जो फोर्स है बच्चों, वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। मोरल फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर ये कोई भी वेपन जो है इसके आगे टिक नहीं सकता। यदि मोरल फोर्स हमारा स्ट्रॉन्ग है, यदि हमारी इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग है, हमारी मन की पावर स्ट्रॉन्ग है, तो इसके सामने कोई भी वेपन्स नहीं चल सकती है। और ये गांधी जी का जो है प्रॉपर मेथड होता था। मैं एक बार पढ़ के बता दूं आपको क्या क्या लिखा हुआ है। सत्याग्रह इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू संस्कृत वर्ड्स, सत्य एंड आग्रह। सत्य का मतलब होता है ट्रूथ, और आग्रह का मतलब होता है ईगरनेस। ठीक है। सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और जो सत्याग्रह है वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस पर बेस्ड है। अभी ट्रूथ और नॉन वायलेंस बच्चों क्या है? तो देखो यहाँ पे सत्याग्रही जो होते हैं वो वन हु फॉर्मली बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। देखो जो सत्याग्रही होंगे वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस को बिलीव करेंगे। असत्याग्रही वाज पीसफुल। जो सत्याग्रही है वो कैसे होते हैं? सत्याग्रही हम किसे बोल सकते हैं? हु वाज सत्याग्रही? तो बच्चों इसके आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। सत्याग्रही जो एक पीसफुल, फियरलेस और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है। ही सी वुड हेट एविल बट नॉट द एविल डूअर। देखो उन्हें क्या है, जो एविल है, जो बुरे कर्म है, जो बैड हैबिट है, जो बैड प्रैक्टिसेस हैं, आपको उन्हें हेट करनी है, बल्कि जो पर्सन बैड प्रैक्टिसेस कर रहा है उनको हेट नहीं करना है। जो पर्सन ये बैड प्रैक्टिस कर रहा है उन्हें हिट नहीं करनी है। मतलब आपने यदि गलत करा, आप किसी के मर्डर करते हो, आप दारू गांजा भांग पीते हो, दिन में फोन चलाते हो, तो आपकी जो गलती है ना, उससे मैं नफरत करूंगा, मैं आपसे नफरत नहीं कर सकता। ये थॉट थी, ये बहुत ही अजीब थॉट है। आज के समय में ये बिल्कुल एग्जिस्ट कैसे तो नहीं करता। यदि मैं कोई गलती करूं तो मेरी गलती से आप थोड़ी ना हेट करोगे, आप तो मेरे से ही हेट करोगे क्योंकि गलती मैं कर रहा हूं। बट गांधी जी यहाँ पे ये कहते हैं कि जो हेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हेट एविल है, इस एविल के अगेंस्ट आओ। जो बैड एक्टिविटीज है उनके आप अगेंस्ट खड़े रहो, लेकिन जो ये बैड एक्टिविटीज करते हैं, एविल डूअर जो है, इनके अगेंस्ट मत आओ। यदि आप भैंस खाते हो, भैंस काटना गलत है, आप भैंस खाते हो, तो ये जो एक्टिविटीज है वो बुरा है, बट आप बुरा नहीं हो, आपको सजा नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ी सी जो बातें हैं ना वो मैच नहीं करती। इस वजह से गांधी जी को आज के समय में लोग थोड़ा पूरा ये कहते हो ना कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जो गांधी जी को 100% उतना प्यार नहीं देते जितना कि पहले देना चाहिए था, जितना कि हमें ये बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं जितना हमें लगती है, थोड़ी सी कम है। तो जो कम है वो इसी वजह से है। गांधी जी कहते हैं जो बैड प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें उन्हें आपको सजा नहीं देनी है। सजा किसे है? मीन्स आपको करना क्या है? तो आपको पीसफुल, फियरलेस, स्ट्रॉन्ग तरह से आपको प्रोटेस्ट करनी है, और हेट एविल से हेट करना है, न कि जो हेट कर रहा है। ये बात समझ पा रहे हो? एम आई क्लियर? ओके। तो आगे लिखा है इन द फाइट फॉर जस्टिस एंड ट्रूथ द सत्याग्रही वुड विलिंगली एक्सेप्ट सफरिंग एंड बी रेडी टू मेक सेक्रीफाइस। और जब ये वॉर में आप जाते हो तो आपके साथ सफरिंग होती है, आपको मारा पीटा जाता है, आपको टॉर्चर करी जाती है, आपको गाली दी जाती है, तो आप सफर करो, आप सफर करो, आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, बट आप क्या करोगे? तो आप हाथ नहीं उठाओगे, आप सामने वाले को मारोगे नहीं, क्योंकि आपको एविल से हेट करनी है, एविल करने वाले से नहीं। मतलब यहाँ के वो हमें अंग्रेज बुरा नहीं है, जो अंग्रेज कर रहे हैं वो हमारे लिए बुरा है।
तो जो अंग्रेज लोग कर रहे हैं, हमें उनसे हेट करना है और उनको न करने की प्रेरणा देनी है और उसे कहना है कि आप ऐसा ना करो। हम अंग्रेज को दंड नहीं देंगे, हम अंग्रेज से लड़ेंगे नहीं। तो ये जो टर्म है बच्चों, इसे हम लोग सत्याग्रही कहते हैं। द सफरिंग एंड पेशेंस ऑफ द सत्याग्रही वाज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अबाउट चेंज ऑफ हार्ट ऑफ द एनिमी। और ये जो सफरिंग होगी, ये जो सफरिंग हम करेंगे, यदि हम सफरिंग करते हैं, यदि हम सफरिंग करते हैं और सफरिंग और जो पेशेंस हमारे अंदर होगा, यही क्या करेगा, चेंज करेगा हार्ट ऑफ द एनिमी। तो हम लोग जो ये बर्दाश्त करेंगे, हम लोग जो पेशेंस के साथ वो जो भी करे, हम सब चीज़ झेल लेंगे, हम सब बर्दाश्त करेंगे। वो मारे तो मार लो, वो काटे तो काट लो, वो पीटे तो पीट लो, वो भूखा रखे तो रख लो, वो खाना ना दे तो चलेगा, पानी ना दे चलेगा, धूप में खड़ा कर दे तो चलेगा। मतलब वो जितना भी पनिशमेंट उसको देना है या फिर जो भी वो चीज़ हमारे साथ करना चाहिए करे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि उनका जो हार्ट है वो चेंज होगा। देखो अभी के समय ये कितना इम्प्रैक्टिकल लगता है ना। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? आपके दोस्त आपको मारते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको पीटते हैं, तो आप क्या करो, उसको मत पीटो। वो जैसा कहता है वैसा करते जाओ। तो आप जो झेलोगे परेशानी, तो इससे क्या आपके एनिमी का थॉट, आपके जो पीटने वाले दोस्त हैं उसका क्या थॉट चेंज होगा, बल्कि वो और मारेगा अभी के समय में। तो ऐसी सिचुएशन थी और ये गांधी जी कहते थे। आइडिया बिहाइंड सत्याग्रह वाज नॉट टू डिस्ट्रॉय द एनिमी। देखो इसके पीछे क्या है, हमें जो एनिमी है उसे पीटना नहीं है, उसे खत्म नहीं करना है। एनिमी को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करनी है, बल्कि एनिमी को ट्रांसफॉर्म करना है एंड इनलाइटेन हिम, और उसे एक प्रकार से जगाना है। बिल्कुल यहाँ पे साधु महात्माओं की तरह जो है हमारे गांधी जी बात करते थे, बिल्कुल साधु महात्मा और की तरह गांधी जी बात करते हैं। गांधी जी इंसिस्टेड ऑन नॉन वायलेंस मेथड। गांधी जी जो है नॉन वायलेंस मेथड को इंक्रीज करते हैं स्ट्रगल में। ही बिलीव्ड नॉन वायलेंस वाज ए वेपन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड कुड बी इफेक्टिवली यूज्ड टू रेसिस्ट आर्म अटैक। गांधी जी कहते हैं नॉन वायलेंस जो है एक वेपन है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक कह सकते हो वेपन्स है, जो आपके ऊपर आर्म के प्रयोग का, जो आपकी पुलिस फोर्स है, जो आर्मी है, वो आप पे हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब आप वायलेंस का नहीं करते हो। मतलब देखना, बहुत बार आपने आसपास में देखा होगा कि कभी भी सड़क वड़क पे जुलूस वुलूस निकल रहा होता है, तो यदि लोग तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, आग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो पुलिस लाठीचार्ज करती है, मारती पीटती है। लेकिन यदि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करोगे तो पुलिस आपको नहीं मारती है। तो इसीलिए कहता है जो आपका नॉन वायलेंस है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एक वेपन है, जो क्या करता है, आर्म्स अटैक को रोकती है। जो सत्याग्रही है जो सत्याग्रही है वॉज एक्सपेक्टेड टू फॉलो पीसफुल मेथड इवन अंडर एक्सट्रीम प्रोवोकेशन। ये जो सत्याग्रही हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, माइंड से, थॉट प्रोसेस से इतना पावरफुल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर नन सत्याग्रह वाला मूवमेंट है, ये जो सत्याग्रह टर्म है, ये बड़ा ही हार्ड है यार। देखो, सत्याग्रही वाज एक्सपेक्टेड टू फॉलो पीसफुल मेथड इवन आफ्टर एक्सट्रीम प्रोवोकेशन। आपके साथ चाहे जितना भी प्रकार का वो आपको भड़काए दुश्मन, आपको आपको कुछ भी करे, बट आपको बस एक काम करनी है कि हाथ नहीं उठाना है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेनी है, सब कुछ झेल लेनी है। इससे सामने वाला का जो माइंड है वो चेंज हो जाएगा। यार ये बात तो मेरे भेजे में एकदम धस नहीं रही है। आपको समझ में आए ये सही है या नहीं? आप बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, व्हाट वाज योर ओपिनियन अबाउट सत्याग्रह। क्या इसे सामने वाले के माइंड चेंज हो सकती है क्या? अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या है, द नॉन वायलेंट जो मेथड है, स्ट्रगल इन इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉन कॉपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अच्छा, अब देखो क्या करा, इस नॉन वायलेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ दी है। कैसे? Non-violent method of struggle in India consisted of non-cooperation with the British government. This include पहला peaceful demonstration, आपको शांति के साथ आपको डेमोन्स्ट्रेट करनी है, मतलब बैठक करनी है, मीटिंग करनी है, आंदोलन करनी है, जुलूस निकालना है, सड़कों पर जो सड़क किनारे आपको जो है कैसे तो ना धरना प्रदर्शन वगैरह वो सब चीज़ें करनी है। डिफाइंस ऑफ अनजस्ट ब्रिटिश लॉ, जो ब्रिटिश लॉ है, अनजस्ट ब्रिटिश लॉ है, जो कि समाज के लिए बढ़िया नहीं है, समाज को वो कमजोर बनाने का काम कर रहा है, उनके खिलाफ बोलनी है। ब्रिटिश गुड को बॉयकॉट करनी है, जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस है जहाँ से सर्विसेज मिलती है उन सब के अगेंस्ट जाना है। और क्या करना है, यूज ऑफ चरखा यूज करना है, खादी कपड़ा को जो प्रमोट करनी है, और सेल्फ रिलायंस एंड द स्वदेशी स्पिरिट की बात करनी है। नन पेमेंट ऑफ ऑपरेसिव टैक्सेस, और जो टैक्सेस है, जो ज़्यादा टैक्सेस अंग्रेज सरकार लगा रही है किसी खास चीज़ों पे, उस टैक्सेस को पेमेंट नहीं करनी है। द आइडिया वाज टू ब्रिंग द गवर्नमेंट टू ए स्टैंड स्टिल। आपको ये जो प्रॉपर 4-5 मेथड आपको दिख रही है, इसका मकसद क्या था? द आइडिया वॉज टू ब्रिंग द गवर्नमेंट टू स्टैंड स्टिल, मतलब आपको यहाँ पे गवर्नमेंट को एक तरह से कह देना है कि पाउच कर देना है। गवर्नमेंट के देखो, यदि भारत में ब्रिटिश रूल
रूल कर पा रहे हैं, तो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम उनके रूल को मान रहे हैं ना भई। वो जो लॉ बनाते हैं, जो नियम बना रहे हैं, उसको फॉलो कौन कर रहा है? वी इंडियन। यदि हम फॉलो करना ही बंद कर दें, उनसे कपड़े ही ना खरीदें, उनसे बिज़नेस ही ना करें, उनसे किसी प्रकार का संपर्क ना रखें, उसको प्रॉपर हम लोग अवॉइड करें, यदि क्या करें बच्चों, उसको इंग्लिश मेन को प्रॉपर ब्रिटिश पीपल को अवॉइड करेंगे, तो ये जो ब्रिटिश रूल है वो अपने आप क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये प्रोसेस, ये मेथड था, ये कह सकते हो वो टेक्निक था, ये प्लान था गांधी जी का। ठीक है, ये सीक्रेट प्लान था। आगे है हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात। गांधी जी इंडिया में आने की बात करते हैं। क्या लिखा है? गांधी जी वॉज ए डिवोटेड हिंदू एंड ए पैशनेट बिलीवर इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। गांधी जी जो है इक्वालिटी की बात करते थे, सभी रिलीजन को वो समान भाव से देते थे। हर एक रिलीजन, सब के सब इंसान है, बस उनका गॉड को प्रे करने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। तो गांधी जी जो है हिंदू थे, लेकिन सभी रिलीजन्स को वो इक्वली ट्रीट करते थे। ही रॉट इंडियन कल्चर इज नाइदर हिंदू, इस्लामिक नॉर एनी अदर होली। तो यहाँ पे ये जो एक है, इट इज़ ए फ्यूजन ऑफ ऑल। तो गांधी जी कहते हैं कि इंडिया जो है, इंडियन कल्चर जो है, वो ना ही पूरी तरह से हिंदू है, ना ही इस्लामिक है, और ना ही अदर है कुछ और, बल्कि ये क्या है? सब चीज़ का मिक्सचर है। ये जो प्रॉपर इंडियन कल्चर बच्चों आपको देखने को मिलती है, वो क्या है? एक मिक्सचर है बाकी डिफरेंट रिलीजन्स का। ही वॉज कन्विंस्ड दैट द पाथ ऑफ इंडियाज सेल्वेशन ले इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है उसको लेकर के गांधी जी पूरी तरह से कन्विंस्ड है। गांधी जी लिव्ड एंड डाइड फॉर द कॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और गांधी जी प्रॉपर जिए तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, और मरे भी तो हिंदू मुस्लिम को यूनिटी के कारण ही, वो यूनिटी करवाने के कारण ही जो प्रॉपर उनकी डेथ होती है। मास मूवमेंट क्या है? तो गांधी जी हैड बिकम इमेंस फेथ इन कैपेसिटी ऑफ द कॉमन पीपल टू स्ट्रगल अगेन ऑपरेशन। अंडर हिज लीडरशिप द यूनियन नेशनल मूवमेंट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू ए मास मूवमेंट। तो यहाँ पे जो इंडियन इंडियन नेशनल मूवमेंट है बच्चों, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया था मास मूवमेंट में। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो पूरी तरह से किस में ट्रांसफर हो गया बच्चों? तो वो मास मूवमेंट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है पूरी तरह से मास मूवमेंट में ट्रांसफर हो गया है। मास मूवमेंट कहने का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है इसमें पार्टिसिपेट करने लगे थे। इसमें फार्मर भी शामिल हो जाते हैं बच्चों, फार्मर भी आ गए हैं। फार्मर के साथ साथ में जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग थे, वो आ गए हैं। टीचर्स आ गए हैं, जो प्रोफेशनल है वो लोग तो आ ही गए, और साथ में जो लो कास्ट के पीपल है बच्चों, उन सबको भी इसमें शामिल कर दी गई है। तो मैक्सिमम जो नंबर्स में आ गए, इसलिए इसको मास मूवमेंट जो बच्चों वो कहा जाता है। अगला है सोशल इंजस्टिस। सोशल इंजस्टिस कैसे हुआ था भाई? तो देखो यहाँ पे गांधी जी वॉज ए ग्रेट बिलीवर इन सोशल जस्टिस। गांधी जी जो है सोशल जस्टिस को लेकर के बहुत बड़ी कह सकते हैं प्रशंसक है। वो कहते हैं भाई समाज में, सोसाइटी में जो है वो किसी भी प्रकार से इंजस्टिस नहीं होना चाहिए। सबके साथ समान भाव से इक्वलिटी की बात करना है, और सबके साथ समान रूप से कह सकते हो जस्टिस होना चाहिए। ही चैंपियन द कॉज ऑफ पुअर एंड द डाउन, क्या है? डाउन ट्रोडन, द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन एंड empowerment ऑफ द कंडीशंस ऑफ द लोअर कास्ट अनटचेबल्स होम ही कॉल्ड हरिजन। तो यहाँ पे देखो जो हरिजन है, जिसको लोअर कास्ट को हरिजन कहा जाता था, जिस ना देखो एक इंडिया में एक पता नहीं बहुत बैड प्रैक्टिस था, जिसको बोलते अनटचेबल कहते थे। इसमें जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को टच करने पे अपने आप को अपना धर्म भ्रष्ट करना मानते थे। यदि मान लो ना आप सड़क पे जा रहे हो, आप मान लो सड़क पे आप जा रहे हो, आप एक लो कास्ट के पीपल हो, आपकी जो कैटेगरी है वो बहुत लो कास्ट वाला है, और चलते चलते आप ना अपर कास्ट वाले की पर्सन के किसी प्रकार से उसके हाथों से उनके बैग में भी आपकी प्रॉपर हाथ टच हो जाती है, तो ये जो है बहुत फायर हो जाता, ये बहुत बच्चों गुस्सा हो जाता, और इतना गुस्सा होता कि आपके साथ वो मारपीट कर देता था। तो ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस था, इसके खिलाफ गांधी जी थे। और वो क्या करते थे गांधी जी जो है, उसने सोशल में ये जो इनजस्टिस हो रहा है, एक के साथ दूसरे के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी के लोग के द्वारा ही, उनके अगेंस्ट थे। और ये जो अनटचेबल्स हैं उनको हरिजन्स कहते हैं। हरिजन्स का मतलब होता है चिल्ड्रेंस ऑफ गॉड। और उसने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करा, टायरलेसली उसने प्रैक्टिस करा, ताकि इस जो है सोसाइटी के माइंडसेट में, लोगों के माइंडसेट में बेसिकली बदलाव लाया जाए, कि जो ऑल पीपल्स, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, ऑल आर इक्वल, उसके साथ इस प्रकार की बिहेवियर नहीं होनी चाहिए। ही बिलीव दैट पॉलिटिकल फ्रीडम वाज मीनिंगलेस। वो कहते हैं जो पॉलिटिकल फ्रीडम है, जो लोग भारत को आज़ादी दिलाएंगे, वो मीनिंगलेस हो जाएगा जब सोशल रिफॉर्म्स नहीं होती है। लॉ वुड बी इफेक्टिव ओनली इफ देयर वाज ए चेंज ऑफ हार्ट। यदि लॉ तभी काम करेगा जब लोगों के दिलों में, हार्ट में, उनके प्रॉपर ये जो इन सोसाइटी में जस्टिस लाएगा। यदि लोगों के साथ जो भेदभाव वाली प्रोसेस है, ये वो बंद कर देता है। गांधी जी अर्ली कैंपेन। अब देखो गांधी जी यहाँ आ जाते हैं इंडिया में, उनकी मेथड क्या है वो आपने देख लिया। अब मैं बच्चों आपको बताने वाला हूँ गांधी जी का अर्ली कैंपेन्स वो क्या क्या था। कैंपेन्स ऑफ गांधी जी।
इंडिया में आने के बाद उन्होंने कौन-कौन से कैंपेन करे और क्या उसमें उसकी जीत हुई या हार हुई। तो 3 बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊँगा कैंपेन के बारे में। पहला होता है चंपारण, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है खेड़ा और ये 3 होने के बाद जो है गांधी जी इन तीनों में सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। इसके बाद गांधी जी की जो कह सकते हो ना इंडिया में आने के बाद पहले 3 का तीनों जो सफल हो जाता है, हैट्रिक रूप में वो मार देते हैं, सबके सब सफल हो जाते हैं। उसके बाद इनकी जो सेल्फ मोटिवेशन है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर जाता है और उन्हें लगता है कि अब इसके मास मूवमेंट बदलना ऑल इंडिया लेवल पे इसको बढ़ाना काफ़ी आवश्यक है। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से और देखते हैं कि गांधी जी ने अपने कैंपेन में कब शुरुआत करी, कहाँ से शुरुआत करी और कैसे ये एक बहुत ही सफल मूवमेंट जो है वो इंडिया में हो पाता है। तो गांधी जी इंडिया आने के बाद जो है वो किस प्रकार से 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलिए देखते हैं। गांधी जी जो है रिटर्न होते हैं इंडिया 1950 में और बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन नेशनल पॉलिटिक्स। तो आने के बाद जो है भारत के इंडिया के नेशनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं। हीज़ अर्ली कैंपेन एट खेड़ा, चंपारण एंड अहमदाबाद। तो यहाँ पे देखो वो सबसे पहले आने के बाद उसके फर्स्ट 3 जो एक्सपेरिमेंट है वो कहाँ होता है? तो पहला होता है चंपारण में, दूसरा होता है अहमदाबाद में और थर्ड होता है बच्चों आपका खेड़ा में, ठीक है। वो 3 इसके इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हो और एट द एंड वो जो है प्रॉपर यहाँ पे सफल भी होते हैं और अंग्रेज को जो है पीछे हटना पड़ता है। पहला केस है चंपारण सत्याग्रह का। यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों? तो यहाँ पे जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, यहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती इंडिगो की फार्मिंग करवाते थे। इंडिगो की जो फार्मिंग करवाते थे, इंडिगो क्या है बच्चों? तो इंडिगो एक प्लांट है और इस प्लांट का जो है प्रयोग करी जाती थी कपड़ों में कलर करने के लिए। तो कपड़ों को कलर करने के लिए इंडिगो की प्रॉपर फार्मिंग करवाई जाती थी यहाँ के किसानों के द्वारा। किसान को बहुत ही कह सकते हो प्रॉफ़िट इसमें से ज़रा-सा भी नहीं होता, बहुत कम तो न के बराबर प्रॉफ़िट था। आप जो इंडिगो को आप उपजाओगे, ये इंडिगो उन्हीं प्लांटर को बेचना होगा जो आपसे खेती करवा रहा है। प्रॉपर खेती करने के लिए प्लांट को उपजाने के लिए इंडिगो प्लांट को जो अंग्रेज़ है वो आपसे क्या करते थे, एक एग्रीमेंट करवाते थे कि आप जो है 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में 20 कट्ठा ज़मीन यदि आपके पास है, उसमें से 3 कट्ठा ज़मीन पे आपको प्रॉपर जो है इंडिगो लगानी पड़ेगी। एनी हाउ लगाना पड़ेगा, किसी भी सूरत में लगानी पड़ेगी। आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपको लोन लेके लगाना पड़ेगा। तो आपको हर हाल में यहाँ पे इंडिगो लगानी पड़ेगी। इसके लिए लोन भी आपको अंग्रेज से ही लेनी है। अंग्रेज ही दिलवाएगा आपको। लोन के बाद जो सीड है, वो आपको अपने से लेना पड़ेगा। फिर यहाँ इसमें जितने भी लेबर जो है, काम जितनी भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो आप खुद करो। इसमें डालने के लिए जो मैन्योर है, वो भी आपको अंग्रेज़ों से लेनी पड़ेगी। आप इनसे सीड लो, मैन्योर लो, तो हाई रेट पे आपको मिलेगा। हाई रेट पे मिलेगा। लोन जो है, हाई रेट पर आपको मिलेगा और उसके बाद खेती करके इन्हें फिर से उन्हीं प्लांटर को बेच देनी है, जिनसे आपकी डील हुई है। जिन प्लांटर से आपकी डील हुई, वहाँ पे बहुत कह सकते हो, जितना आपको कॉस्ट आया है इसको उपजाने में, इस प्लांटर को उपजाने में प्लांट को उपजाने में जितना कॉस्ट आया उससे कम, बहुत बहुत कम कीमत में, कई टाइम्स लो प्राइस पे आपको इन्हीं प्लांटर को बेचना होता था। तो इस तरह से इन्हें नुकसान हो रहा था और ये क्या करता था, जितना पैसा ये प्रॉपर ये पूंजी लगाता था, जितना इसका इन्वेस्टमेंट होता था उतना इसकी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। तो इस प्रकार से वहाँ के किसानों के साथ जो है एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन लगातार अंग्रेजों के द्वारा करी जा रही थी। तो यहाँ पे जो है गांधी जी आते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं और इस चंपारण सत्याग्रह की वजह से क्या होता है, जो मूवमेंट है ये एक सफल मूवमेंट होता है। एंड द पीजन्स रिसीव्ड कंपनसेशन। यहाँ पे जो कंपनसेशन है वो भी अंग्रेजों के द्वारा किसान को दी जाती है और ये सब का सब जो है गांधी जी की वजह से ही हो पाया था। गांधी जी को एक बार तो वहाँ के डीसी ने, चंपारण के जो डीसी होते हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इसे चंपारण छोड़ने का भी आदेश दे दिया था। लेकिन जो लोगों का प्यार है, लोगों का जो सपोर्ट था, इसकी वजह से गांधी जी जो है वहाँ पे रुकते हैं और डीसी को अपना आदेश वापस लेना होता है। अगला होता है कि बच्चों चंपारण मिल स्ट्राइक। तो चंपारण नहीं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो गुजरात में एक शहर है अहमदाबाद, आज भी बहुत पॉपुलर सिटी अभी के समय में है। तो अहमदाबाद में एक फैक्ट्री है, तो वहाँ के जो मजदूर थे ना, जो लेबर थे, उन सब ने स्ट्राइक कर रखा था। मिल मजदूर ने स्ट्राइक करा था। स्ट्राइक मतलब धरना देना कि हम जो है आपके लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ प्रॉमिस वहाँ के मालिक ने करा था जो कि वो पूरा नहीं कर रहा था। क्या लिखा है कि गांधी जी ऑर्गेनाइज द वर्कर्स स्ट्राइक। तो गांधी जी वहाँ पे क्या करते हैं, इन वर्कर्स का स्ट्राइक जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। एक्सप्लोटेटिव जो इंडियन मिल ऑनर्स है, जो इंडियन मिल ऑनर्स है, उनके द्वारा जो इन मजदूरों की एक्सप्लोटेशन हो रही थी, उन्हें वो रोकने का काम करते हैं। द मिल ऑनर फाइनली एग्रीड। अब जब उन पे दबाव डाली जाती है, गांधी जी जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, लोगों को के द्वारा उस पर प्रेशर डाली जाती है, तब जाकर वो तैयार हो जाते हैं और जो वर्कर्स है उनकी सैलरी को प्रॉपर
बढ़ाई जाती है। अगला है बच्चों खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, ये भी आपका गुजरात में ही होता है। तो गांधी जी एडवाइज्ड एंड कन्विंस्ड द कल्टिवेटर्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट टू स्टॉप पेइंग लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट बिकॉज द क्रॉप्स हैड फेल्ड। देखो क्रॉप, फसल जो आपने खेतों में लगाया, किसान ने जो अपने खेतों में फसल लगाया था, क्रॉप लगाया था, किन्हीं कारण से वो नहीं हो पाया, है ना? किन्हीं कारण से जो है वो प्रॉपर प्रॉपर जो है वो नहीं हो पाया। अब नहीं हो पाया तो यहाँ पे जो किसान है किन्हीं कारणों से नहीं, तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, बारिश ही नहीं हुई थी। जब बारिश ही नहीं हुआ तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो कृषि कैसे करेंगे? लेकिन लेकिन टैक्सेस प्रॉपर जो है अंग्रेज लेने से मना नहीं करता है। मीन्स वो कहता है कि जो आपको टैक्स है वो आपको पे करनी ही पड़ेगी। क्रॉप फेलियर्स बट टैक्सेस स्टिल कलेक्टेड। जो क्रॉप है वो फेल हो जाता है लेकिन जो टैक्स है वो प्रॉपर पे करनी है। The peasant demand for remission of land tax was accepted by the government. The success of these three localized movements had proved the efficiency of the Gandhian techniques of non-violence and सत्याग्रह। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये तीन तीन लगातार एक कह सकते हो गांधी जी अपने टेस्ट पे पास हुए जा रहे हैं, पास हुए जा रहे हैं, पास हुए जा रहे हैं, और सब में एक ही टेक्निक को लगा रहे हो, क्या बच्चों, सत्याग्रह। तो यहाँ से जो है सत्याग्रह जो है एक तरह से सफल हो जाती है इंडिया में भी। और सत्याग्रह और जो नॉन वायलेंस वाली मेथड है वो इतना पॉपुलर हो जाता है, इतना फेमस हो जाता है कि पहली बार इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हो रहा था कि कि ब्रिटिश के द्वारा जो बनाई गई प्लान है उस पे कोई भारतीय आकर के उनके प्लान में ही कमियां खोज करके उन्हें पीछे पीछे झुका दे रहा था, और हर बार ये साबित कर दे रहा है कि अंग्रेजों ने गलत करी है, और अंग्रेजों के द्वारा जो गलती करी गई है उसके बदले बच्चों कॉम्पनसेशन भी वो ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, 1919 में का जब समय आया तो गांधी जी जो है वो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर जो है एक तरह से लीडर बन जाते हैं नेशनल मूवमेंट के लिए। और ही वाज कन्विंस्ड दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द मूवमेंट वाज एसेंशियल फॉर इट्स सक्सेस। वो कहते हैं कि इस मूवमेंट का जो मूवमेंट का जो है सफल होना, सक्सेस होना, एक तरह से कह सकते हो पीपल जो इसमें मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए उन वजह से ही हो पाया। तो किसी भी प्रकार की जो मूवमेंट है उसमें आप यदि सक्सेस होना चाहते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है कि उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं, पीपल है, वो प्रॉपर शामिल हो। ही बिकेम वेरी पॉपुलर एमंग द मासेस एंड द लीड अ नंबर ऑफ मास मूवमेंट। इसके बाद जो है वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं गांधी जी, और बहुत सारे मूवमेंट जो है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। ही शुड ऑक्यूपाई द सेंटर स्टेज ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। और उसके बाद देखो 1919 के बाद जो 1920 आते आती गांधी जी इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि अब जो भी कहीं बैठक हो, कांग्रेस की बैठक होती है, उसमें गांधी जी ना जाए ऐसा संभव ही नहीं है। कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, गांधी जो है क्या बन गया बच्चों, वो सेंटर ऑफ स्टेज बन जाता है, सेंटर स्टेज बन जाता है, यानी कि हर एक बैठक में उसको शामिल होना कंपलसरी हो जाता है। अब हम लोग देखने वाले कौन कौन सा सर्कमस्टांसेस ऐसा था जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है प्रॉपर स्टार्ट करी जाती है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो चलाई जाती है। देखो यहाँ पे कुछ मेजर इवेंट जो है वो होती है 1919 में और 1920 में, जिसकी वजह से जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को प्रॉपर चलाई जाती है। नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ, नॉन मतलब हुआ नो, और कॉपरेशन मतलब हुआ सपोर्ट। कॉपरेशन मतलब हुआ सपोर्ट। तो किसी भी प्रकार से जो है अंग्रेजों की सपोर्ट नहीं करनी, इस प्रकार की एक मूवमेंट चलाई जाती है। और मूवमेंट का मतलब हुआ कि ऐसा एक कह सकते हो प्रॉपर एक कह सकते हो आंदोलन करनी है, एक रिवॉल्ट करनी है, जिसमें लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, बस सभी के सभी लोगों को एक तरह से मोटिवेट करना है कि वो प्रॉपर शामिल हो, भीड़ में शामिल हो, जुलूस में जाए, और हर एक लोग को एकजुट करना है और एक होकर के जो है आवाज़ उठानी है कि अंग्रेजों आप जो कर रहे हो, ब्रिटिश जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, वो हमारे हक की नहीं है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखो, नेक्स्ट 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 आपका क्या है, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुई है वो है जालियांवाला बाग ट्रेजेडी 1919। तो 1990 में जालियांवाला बाग ट्रेजेडी होती है। यहाँ पे रॉलेट एक्ट एक जो है वो एक इवेंट होती है, यहाँ पे रॉलेट एक्ट को जो है वो पास करवाई जाती है। और इसी के वजह से है जो गांधी जी प्रॉपर बहुत गुस्से में आते हैं जालियांवाला के बाद, और फिर जाकर वो खिलाफत मूवमेंट जो प्रॉपर चल रहा होता है उसके साथ गांधी जी कॉपरेशन लेते, उनको बेसिकली सपोर्ट करते हैं, कॉपरेट करते हैं। और फिर जाकर के यहाँ पे प्रॉपर नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है वो बेसिकली 1920 में जो है 1920 में ये मूवमेंट प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है। और इसे स्टार्ट होने के पीछे के रीजन क्या थे, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट होने के पीछे के रीजंस दो बहुत बहुत महत्वपूर्ण। पहला था जालियांवाला बाग मैसेकर। ये जो जालियांवाला बाग मैसेकर बच्चों वो क्या था, तो देखो बहुत सारे जो लोग हैं, आप में से सबको डाउट होगा, ये आपके मन में एक प्रश्न होगा, ये जालियांवाला बाग क्या था, व्हाट वाज जालियांवाला, ये इतना पॉपुलर क्यों है, क्या हुआ था वहाँ पे, कि जो है पूरी इंडियन हिस्ट्री में से पढ़ाई जाती है। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है गवर्नमेंट जॉब वाली जहाँ पे आपने जालियांवाला बाग ट्रेजेडी से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए।
क्या था ये? चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो, ये प्रॉपर क्या लिखा है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू क्रश द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। देखो यहाँ पे 1920 तक आते-आते 1919 तक आते-आते जो है, ये जो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट है, एंटी ब्रिटिश की ब्रिटिश लोगों को सपोर्ट नहीं करनी है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो बड़े लेवल पे होने लगी। ये एक ना हॉट टॉपिक बन जाता है, बहुत चर्चाएँ होने लगती है। तो इसी चीज़ को जो अंग्रेज़ लोग हैं उसने फ़ील करा, और उसने फ़ील करने के बाद एक एक्ट बनाया जिसे हम लोग रॉलेट एक्ट कहते हैं। और इस रॉलेट एक्ट का मकसद ये था कि जो भी कोई पीपल, यदि वो इंडियन है और इंडियन पीपल हो करके वो अंग्रेज़ों के खिलाफ बात करता है, जहाँ पे लगा कि वो अंग्रेज़ों को भारत के लोगों को एक तरह से भड़का रहा है, उसे उकसा रहा है, एंटी ब्रिटिश यदि उसे बना रहा है, तो ये प्रॉपर रॉलेट एक्ट उसके लिए बस बनाया गया था। ठीक ना? दिस एक्ट वाज ए ग्रॉस वायलेशन ऑफ द बेसिक राइट ऑफ लिबर्टी। तो ये जो प्रॉपर बिल है, रॉलेट एक्ट है 1919 का, ये एक तरह से लोगों की लिबर्टी के खिलाफ था। मतलब अब हम चर्चा भी नहीं कर सकते। सोचो, सरकार यदि आपके लिए कुछ करती है, आपके अगेंस्ट कुछ करती है, तो आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है। आप चर्चा भी नहीं कर सकते हो, आप लोगों से डिस्कस भी नहीं कर सकते हो, और यदि ऐसा करते हो तो सरकार आपको पकड़ के ले जाती है। ये कानून था आपका रॉल एक्टेड। तो बेसिक राइट का यहाँ पे हनन था। लोगों को पास जस्टिस ऑफ एवरी इंडियन का कह सकते हो एक तरह से जो है वो छीना जा रहा था। सम प्लेसेस पे पॉपुलरली कह सकते हो पंजाब में हड़ताल्स लीड टू वायलेंस। देखो, हड़ताल, हड़ताल समझते हो, जो हड़ताल है उसी को हड़ताल लिखा गया है। हड़ताल मतलब स्ट्राइक। तो जो हड़ताल है वहाँ पे थोड़ी सी वायलेंस हो जाती है। टू पॉपुलर नेशनलिस्ट लीडर्स वर अरेस्टेड इन अमृतसर। तो आप देखो, अमृतसर में दो बहुत ही पॉपुलर लीडर होते हैं। एक का नाम रहता है किचलू, एक का नाम रहता है बच्चों किचलू, और एक का नाम, और दूसरे वाले जो बच्चे उसका नाम था सत्यपाल, है ना? दूसरा वाला जो बच्चा उसका नाम था सत्यपाल। सत्यपाल मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बच्चों ये सेकंड वाला जो है वो सत्यपाल था। तो ये सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो है, इन दोनों को जो प्रॉपर गिरफ्तार कर ली जाती है, क्योंकि थोड़ी सी हड़ताल के समय में थोड़ी वायलेंस हो जाती है। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ देयर लीडर्स, अ पब्लिक मीटिंग्स वाज हेल्ड ऑन 13th अप्रैल 1919। तो 13th अप्रैल 1919 को ये जो इनके टू लीडर्स को एक तरह से कह सकते हो अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया है, उसी के विरोध में एक शांति सा, एक पीसफुल जो है प्रोटेस्ट और एक बैठक रखी गई है। और एन इनक्लोज स्पेस, जो बैठक है वो प्रॉपर जालियांवाला बाग में हो रही थी। और जालियांवाला बाग जो है चारों ओर से कह सकते हो वो पैक था, दीवारों पर चारों ओर से दीवार है, और बाहर आने जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता होता है। जितने भी सारे लोग वहाँ पे थे, सब के सब अनआर्म्ड हैं, यानी किसी के पास कोई हथियार नहीं है। प्रॉपर जो बैठक है वो पीसफुल है, सिर्फ प्रॉपर बैठक हो रही है, लोग एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, कोई मारा पीटी नहीं है, कोई अंग्रेजों के खिलाफ जो है वहाँ पे कह सकते हो हथियार नहीं उठा रहा है। लेकिन इसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली they were not aware that the military commander of Amritsar, General Dyer, had issued an order banning all public meeting। मतलब यहाँ पे देखो, आप सोचो डेली आप स्कूल जाते हो, जिस टाइम में आप स्कूल जाते हो उसी टाइम में प्रत्येक दिन आप स्कूल जा रहे हो, लेकिन उस जिस दिन आप स्कूल मीन्स लेटेस्ट में जा रहे हो उसके ठीक एक दिन पहले शाम में जो है प्रॉपर कह दिया ना, धारा 144 लगी हुई आपके इलाके में, तो भाई आप कैसे जानोगे? आप कैसे जानोगे? अभी तो भाई व्हाट्सअप है, इंटरनेट है, तो यदि स्कूल की तरफ से या तो बोलो प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस आती है तो वो आप तक ईज़िली पहुँच जाती है। लेकिन उस समय के बारे में सोचो, जब हमारे पास इंटरनेट नहीं है, टेलीफ़ोन नहीं है, और भी इस प्रकार की जो कम्युनिकेशन अभी की तरह जो एडवांस कम्युनिकेशन है वो नहीं है। तो ये जो भई वहाँ पे लगी पड़ी है, एक तरह से कह सकते हो जो मिलिट्री कमांडर ने जो बैन करके रखा है पब्लिक मीटिंग्स को, वो लोगों को कैसे पता चलेगा? तो जो पब्लिक मीटिंग्स की बैन था वो लोगों को पता नहीं है। दूसरा, शहर में लगाया है ना, और जो जालियांवाला बाग है प्रॉपर में जितने सारे लोग यहाँ पे जाके जमा हुए थे, वो दूर-दूर के गाँव के लोग थे। दूर-दराज के जो गाँव के लोग हैं वो थे। और एक्चुअली इस ब यहाँ पे जो प्रॉपर एक फेस्टिवल है, बैसाखी। बैसाखी जो फेस्टिवल है वो भी सेलिब्रेट करी जा रही थी। वहाँ पे कई सालों से लगातार उस डेट को जो है वहाँ पे बैसाखी का मेला लगा करता था। तो आस-पास के जो गाँव के लोग हैं वो प्रॉपर पहुँच जाते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि यहाँ पे पब्लिक मीटिंग करना बैन है। और जब ऐसा हुआ, लोग जमा हो गए, उन्हें पता भी नहीं है। तो जो जनरल डायर है वो आस-पास में आकर के सभी लोगों को ये प्रॉपर बाग को ही घेर लेते हैं चारों साइड से। बहुत सारे ट्रूप्स आते हैं और पूरा जालियांवाला बाग को घेर लेता है, ब्लॉक कर देता है। द ओनली एग्जिट एंड ऑर्डर ट्रूप्स द ट्रूप्स
टू ओपन फायर ऑन द पीसफुल गैदरिंग इन द बाग। और यहाँ पे क्या होता है, इस पीसफुल गैदरिंग पे प्रॉपर जो है फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जब इंग्लिश पीपल जो है प्रॉपर यहाँ पे जालियांवाला बाग में फायरिंग स्टार्ट कर दिया। ये जो बाग है, सोचो इस प्रकार का बाग है, इसमें एक यहाँ पे कोई मान लो एक एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस से जितने सारे पुलिस हैं वो सब आ करके और यहाँ पे ना गैदरिंग है। ये प्रॉपर समझो कि मेले लगी पड़ी है, काफ़ी सारे लोग हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, वो सब प्रॉपर जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और अब अचानक से ये जो पुलिस है जो यहाँ से आता है, चारों साइड से घेर लेता है, वो फायरिंग करना स्टार्ट करता है। अब जरा इमेजिन करो, यदि आप भीड़ में हो और अचानक से कुछ लोग आते हैं, फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है ना, 26 जनवरी 2025 में जो है, जनवरी 2025 में जो है, एक यहाँ पे हमारे यहाँ पे पहलगाम अटैक हुआ था। हमारे यहाँ पे इंडिया में कश्मीर में पहलगाम अटैक हुआ था। इस पहलगाम अटैक में क्या हुआ था, कुछ 2 4 5 जन आते हैं और वहाँ पे जितने सारे जो टूरिस्ट लोग गए हुए थे उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी प्रकार की यहाँ पे फायरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें करीब हंड्रेड्स प्लस हंड्रेड्स जो है, कई गुना जो है, एटलीस्ट 3 टाइम्स जो है, 4 टाइम्स, यानी 300 से 400 जो लोग हैं वो मारे जाते हैं, सभी के सभी किल हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द शूटिंग कंटिन्यूड टिल देयर वाज नो एम्यूनिशन लेफ्ट। देखो इतना फायरिंग हुआ जब तक कि जितना कि उन्होंने अपने साथ जो बुलेट लेकर के नहीं आया था वो जब तक खत्म नहीं हो जाए, लगातार फायरिंग नॉन स्टॉप की जा रही है। नियरली 400 पीपल वर किल एंड थाउजेंड्स वर इंजर्ड। 400 लोग मारे जाते हैं, 1000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो घायल हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। पास में एक कुआं था, जालियांवाला बाग मैसेकर के बीच में एक प्रॉपर यहाँ पे वेल बना हुआ था। ये जो लोग हैं वो सोचते हैं बुलेट से क्यों मारा जाए, चलो इसमें छुप जाते हैं, बुलेट खत्म हो जाएगा, अंग्रेज चले जाएंगे तब बाहर निकलेंगे। तो ये बाकी सब जो लोग हैं वो भी दनादन दनादन एक कुएं में कूदने लगते हैं। इस कुएं में डूबने की वजह से करीब करीब ढेर सारे लोगों की जो है वो मौत हो जाती है। मार्शल लॉ वाज प्रोक्लेम्ड इन पंजाब। और पंजाब में जो है मार्शल लॉ लगा दी जाती है। मार्शल लॉ मतलब प्रॉपर आर्मी का जो कह सकते हो कंट्रोल पूरे पूरे के पूरे पंजाब में लगा दी जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वर ह्यूमिलेटेड। और इस टाइम पीरियड में लोगों को बहुत परेशान किया गया। जो भी किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, उन सबको पकड़ा जाता, जेल में ठूस दी जाती, उनसे पूछताछ करी जाती, उनका टाइम खराब करा जाता, उनको टॉर्चर करा जाता, कई प्रकार से उसे तंग करा जा रहा था। द ब्रूटैलिटी ऑफ द जालियांवाला बाग मैसेकर एंड द ह्यूमिलेशंस इन ह्यूमन ट्रीटमेंट। जो वहाँ पे देखो ह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं है। अभी के समय में यदि आपके साथ कोई ह्यूमन है और तो ज़्यादा पुलिस वाले क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं, टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इन ह्यूमन टॉर्चर, इस प्रकार की टॉर्चर करी जा रही है जो इंसानों के साथ हो नहीं सकता है। नाखून खींचना है और उसे काट देना है, उसमें नमक छिड़क देना है, कई प्रकार के जो मिर्च वगैरह है। अब तो मिर्च को छू करके आप अपने फेस को टच करते हो तो आपकी फेस जलने लगती है। और यहाँ पे फेस को रगड़ करके जो है, काट करके जो इसमें मिर्च का पाउडर डाल दी जाती थी। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हुआ करता था। दैट फॉलोड शॉक द इंटायर नेशन। और इस घटना की वजह से पूरे नेशन में एक तरह से कह सकते हो शॉक की लहर दौड़ पाती है। गांधी जी वॉज हॉरिफाइड। गांधी जी बहुत इनसे जो है चिंतित होते, परेशान हो जाते हैं। ही लॉस्ट ऑल फेथ इन द गुडनेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब तक जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर के एक पॉजिटिव साइन गांधी जी में था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर के एक जो पॉजिटिव कह सकते हो ना, एक इमेज था कि गांधी जी, अब जो अंग्रेज हैं वो इंग्लैंड से हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे लिबर्टी है, तो चलो ये अंग्रेज लोग ना उतने बुरे नहीं होते हैं। पर इन 2 घटना के बाद से जो अंग्रेज हैं वो किस प्रकार के हैं, उनकी क्या असलियत है, वो लोगों के सामने आया। इट वुड बी सीन टू कॉपरेट विद द क्या है, सैटेनिक गवर्नमेंट। यदि ये जो सैटेनिक गवर्नमेंट है, जो पापी गवर्नमेंट है ना, ये जो पापी गवर्नमेंट है, उनको कॉपरेट करना एक पाप हो जाएगा। ये हमारे लिए भी क्या हो जाएगा बच्चों, सीन हो जाएगा, गांधी जी कहते हैं। और वो सब जो लोग हैं, मीन्स आईएनसी के जो लोग हैं, वो कहते हैं यदि अब हम इसके बावजूद जब भी हमारे यहाँ जालियांवाला बाग हो रहा है, हमारे लिए रॉलेट एक्ट लाई जा रही है, हमारे साथ इतना बेइज्जती करा जा रहा है, हमारे देश में हमारे लोगों के साथ ही बेइज्जती हो रही है, तो भाई यदि अब यदि हम लोग अंग्रेजों की सपोर्ट करते हैं तो समझ जाओ एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, सीन कर रहे हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है खिलाफत मूवमेंट। अब हम लोग देखेंगे इस प्रॉपर जो यहाँ पे जालियांवाला बाग हुई है, इसकी वजह से एक प्रॉपर मूवमेंट स्टार्ट होगी जो कि कहलाएगा नन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये शुरू होगी 1920 में। लेकिन उससे पहले एक और मूवमेंट जो 1919 में चल रहा था जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। इसे देखते कि क्या था। तो बच्चों ध्यान देना, खिलाफत मूवमेंट जो है वो क्या है। तो तुर्की हैड बीन डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द टेररिस्ट ऑफ द territories of the Turkish Empire were divided between Britain and France.
यहाँ पे देखना क्या हो रहा है, इसकी प्रॉपर जो बैकग्राउंड है वो 1940 से जुड़ा हुआ है। तो 1940 में जब वर्ल्ड वार हो रही थी ना, जब वर्ल्ड वार जो है प्रॉपर चल रहा है, वर्ल्ड वार फर्स्ट जब चल रही थी, तो एक देश है तुर्की, है ना, और उसके अगेंस्ट में इंग्लैंड लड़ रहा था। इंग्लैंड जो है जहाँ से अंग्रेज आते हैं, ये इंग्लैंड तुर्की के अगेंस्ट लड़ रहे थे वर्ल्ड वार में। अब जो तुर्की है वहाँ पे उस समय में जो आपका इस्लाम है, उनके उनके खलीफा रहते थे। उनके कौन रहते? खलीफा। खलीफा मतलब समझना बच्चों, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रही है सर खलीफा क्या होता है? तो खलीफा के बारे में बच्चों याद रखना, ये एक बहुत ही कह सकते हो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं इस्लाम में। इम्पॉर्टेंट जो है वो पर्सन होते हैं इस्लाम में, जो इस्लाम फॉलो करते हैं। उनकी जो खलीफा है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, यानी कह सकते हो पूरे वर्ल्ड का एक तरह से कह सकते हो इस्लामिक लीडर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तुर्की में खलीफा का जो पद है वो समाप्त कर दी जाती है, और जो लोग यहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ था उन्हें पद से हटा दी जाती है। उनके साथ हर्ष ट्रीटमेंट वन गिवन टू द तुर्किश सुल्तान। एक ध्यान देना, ये तुर्की जो है, तुर्किश जो है, वहाँ के सुल्तान और जो इस्लाम का कैलिफ है वो दोनों सेम होता है। हु वाज ऑल्सो द रिलीजियस हेड ऑफ ऑल मुस्लिम, जो लिखा है ना, वो जो है रिलीजियस हेड भी है और प्रॉपर सुल्तान जो है वो तुर्की का किंग भी है। दिस कॉज ग्रेट रिसेंटमेंट एमंग मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो अब जो बाकी देशों के कंट्री मुस्लिम्स हैं जो प्रॉपर उनकी बातों को फॉलो किया करते थे, सुबह शाम सुना करते थे, तो इनसे उन लोगों को बहुत दुख हुआ, यार कैसे अंग्रेजी कर सकता है, वॉर हो रही है, वॉर में जो किंग होगा उस पर तो प्रॉपर ये होगा ही, सजा मिलेगी ही। अच्छा मान लो यदि हार जाते हो तो कई बार जो है सेना के लीडर वगैरह की मौत होती है। अब सोचो जो सेना का लीडर है, जो युद्ध में गया हुआ है, जो सैनिक है जो युद्ध में गया हुआ है, वॉर में गया हुआ है, वो लीडर जो है कहीं मान लो किसी रिलीजन का एक हेड है और वो वहाँ मारा जाता है, तो उसके वजह से जिस जिस टीम के वजह से ये मारा गया है, यानी कि यहाँ पे इंग्लैंड की वजह से मारा जाता है, तो वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स होते हैं वो सब उसके अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट खड़ा हो जाते हैं, अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़ा हो जाते हैं, विरोध करने लगते हैं, रिवोल्ट करने लगते हैं, और कई प्रकार की जुलूस और यात्रा वगैरह निकाली जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैलिफट कैलिफत कैलिफट से ही खिलाफत जो मूवमेंट है वो इंडिया में स्टार्ट होता है। और इंडिया में ये है मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली नाम के दो मौलाना हैं, उनके द्वारा स्टार्ट की जाती है। नाम है मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, है ना। मोहम्मद अली, अली ब्रदर कह सकते हो, अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना। एम अली, और दूसरा कौन है? दूसरा है शौकत अली। तो एम अली और शौकत अली, ये दोनों के द्वारा जो है इंडिया में प्रॉपर खिलाफत खिलाफत नाम है इसका, खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करी जाती है। क्यों स्टार्ट करी गई? तो खिलाफत आंदोलन इसलिए स्टार्ट करी गई थी, जो आपका टर्की कंट्री है, तो टर्की कंट्री का जो सुल्तान था, टर्की कंट्री का जो सुल्तान है उसके साथ हेल्थ ट्रीटमेंट करी जाती है, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और जो सुल्तान है वो प्रॉपर मुस्लिम का कैलिफ भी था। कैलिफ कौन है? तो रिलीजियस पर्सन होता है। तो इसी के सपोर्ट में जो है प्रॉपर यहाँ पे शौकत अली, मोहम्मद अली और बाकी जी के इस्लाम जो है, मुस्लिम जो है, वो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। यहाँ पे एक तरह से कहते हैं एंटी ब्रिटिश वो बन गया है। द मेन एम द मूवमेंट वाज टू अपहोल्ड द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द कैलिफ। तो ये जो मूवमेंट का मेन मकसद था, एम था, वो क्या था? ये पावर उन्हें वापस करनी है। ये जो कैलिफेट जो है उनकी पावर उन्हें वापस करो, और उसके जो मान सम्मान को नुकसान पहुंचा, उसकी जो प्रेस्टीज है उसे वापस करो, उसे प्रिजर्व करनी थी, है ना। और प्रिजर्वेशन ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द तुर्की। आगे है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920। तो 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई है वो क्या है, कैसे शुरू हुई? बड़ा ही सिंपल और आसान भाषा में इसको समझो बच्चों। तो डेट रहता है 31 अगस्त 1920। गांधी जी की लीडरशिप में नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है उसकी शुरुआत करी जाती है। तो यहाँ पे देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुई, डेट याद रखनी है। तो डेट है बच्चों 31 अगस्त 1920। 31 अगस्त क्या है, 1920। इसी डेट को प्रॉपर यहाँ पे कह सकते हो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च करी गई है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो शुरू की गई है, एक तरह से कह सकते हो लॉन्च करी गई है। पीपल रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, जो लोग हैं उसने क्या करा, रिजाइन करा प्रॉपर गवर्नमेंट सर्विस से, स्कूल से, कॉलेज से, एंड बॉयकट करा किसको? तो जो भी वाइन शॉप है, तो ब्रिटिश से जुड़ी हुई जितनी भी सारी चीज़ें होती है उन सब के अगेंस्ट ये खड़ा हो जाता है। वो शॉप्स जो फॉरेन गुड्स बेचता है, विदेशी कपड़े के बेचता है, विदेशी सामानों को बेचता है, उनको भी बॉयकट किया जाने लगा। पिकेटेड एंड स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन वर हेल्ड। पिकेटेड मतलब होता है कि वाइन शॉप में वाइन लाने का जो रास्ता था ना, उन्हें ब्लॉक किया गया। एंड स्ट्राइक्स, धरने दिए गए।
डेमोन्स्ट्रेशन वर हेल्ड, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब ना जुलूस निकाला गया, विरोध प्रदर्शन की गई, मीटिंग करी जाती है, बैठकें करी जाती है। बाय द एंड ऑफ 1920 द खिलाफत मूवमेंट मर्ज्ड विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और देखो 1920 के एंड में, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, 31 अगस्त का वो डेट रहता है ना, 31 अगस्त को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होती है, और इसके एंड आने की कह सकते हो दिसंबर आते आते ये जो खिलाफत मूवमेंट है और ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, उन दोनों का आपस में मर्ज कर दी जाती है, ये दोनों एक हो जाते हैं, है ना। और जो प्रॉपर मिल करके अंग्रेजों की विरोध करी जा रही थी। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, और जो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा वो क्या है कि प्रोग्राम क्या है। ये जो प्रॉपर इशू है इसमें प्रोग्राम क्या था, क्या क्या चीज़ें चल रही थी, प्रोग्राम में क्या क्या शामिल था। तो इस प्रोग्राम को बच्चों ध्यान से पढ़ो, ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। चलो एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं कि प्रोग्राम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, इसमें प्रोग्राम क्या था। तो अल्टीमेट गोल जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, जिसे गांधी जी ने 1920 में लॉन्च करा है, वो क्या था, स्वराज प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, स्वराज। स्वराज मतलब सेल्फ रूल। क्या लेना है, सेल्फ रूल लेनी है। और सेल्फ रूल कैसे लेनी है, तो पीसफुल तरीके से। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मार धाड़ और वायलेंस नहीं करेंगे। वायलेंस करेंगे तो हमारे ही जो लोग हैं वो मारे जाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों के पास क्या नहीं है, हमारे लोगों के पास वेपन्स नहीं है। तो हम जब भी अंग्रेज से भिड़ेंगे तो हमारा जो हारना है वो तो फिक्स है। वी विल डेफिनेटली डिफीटेड व्हेन वी गो टू फाइट विद ब्रिटिश पीपल। तो हम लोगों ने क्या करा, पीसफुल प्रोटेस्ट करा कि चलो ये ठीक है, हम लोग सामने सामने आकर के बम बारूद और गोले और हथियार से लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग नई टेक्निक से लड़ाई करेंगे, जो कि गांधी जी ने इजाद करी है, और वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या प्लान है, क्या क्या करने वाले हैं लोग, तो बच्चों ध्यान से देखना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए यही है। व्हाट वाज द प्रोग्राम्स इंक्लूडेड इन खिलाफत मूवमेंट, सॉरी खिलाफत नहीं, क्या ये आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो फर्स्ट लिखना है बच्चों, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। दूसरा है बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेज लो कोर्ट्स लेजिस्लेचर एंड ऑल ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन। जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन उन सभी का प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में मिल करके जो है बॉयकॉट करनी है। नहीं जाएंगे स्कूल, ना ही जाएंगे कॉलेज, ना ही कोर्ट जाएंगे, ना ही किसी भी जगह पे जाएंगे जहाँ पे ब्रिटिश लोगों की दी हुई वो देन है, और तो ब्रिटिश लोगों की वजह से हो रही है। इलेक्शन को भी बॉयकॉट करा गया। गवर्नमेंट के जो फंक्शन है वहाँ पे कोई लोग, इंडिया के लोग नहीं जा रहे, उसको भी एक तरह से अवॉइड करी जा रही है। एक तो समझने यहाँ पे प्रॉपर जो है इंग्लिश की अवॉइड करी जा रही है कि अभी आप रूल मेरे पे कैसे करो, जब मैं आपको सपोर्ट ना करूँ। दूसरा है रिन्यूशिएशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश लोगों के द्वारा जितने भी टाइटल इंडियंस लोगों को दी गई थी, तो यहाँ पे ना दो तरह का टाइटल है। एक टाइटल था बच्चों केसर ए हिंद, एक टाइटल है केसर ए हिंद। ये टाइटल प्रॉपर एम के गांधी को दी गई थी। किसको दी गई थी, एम के गांधी को ये टाइटल दी गई थी। इसे भी गांधी जी ने वापस कर दिया। एक और टाइटल जो है वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। उसे भी उन्होंने क्या करा, वापस कर दिया। मुझे नहीं चाहिए आपका मान और आपका सम्मान, आप जो है हमारे देश के लोग को समझते नहीं हो, हमारे देश के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो, सब आप ही रख लो। ठीक है। द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी प्रोग्राम्स हैं। ये तो था अंग्रेजों के प्रति, लेकिन सोचो यदि हम लोग इतना प्रॉपर विरोध करने लगते हैं, उनके जो कपड़े हैं उनका भी विरोध करने लगेंगे, तो एक तरह से हमें नुकसान नहीं होगा। अचानक से जो है हम अपने जो दैनिक क्रियाकलाप हैं, हमारी जो इकोनॉमी है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए कुछ एक एक्टिविटीज़ भी करी जा रही थी साथ ही साथ में। यहाँ पे प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो करा जा रहा था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा दी जा रही थी। तो ये प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है। यहाँ पे देखो एक अलग तरह के प्रश्न बनते हैं कि राइट द व्हाट वर द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एड्रेस्ड द फॉलोइंग सोशल एंड इकोनॉमिक इशूज। तो आंसर यहाँ से दे सकते हो, जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है वो क्या है। तो फर्स्ट लिखना है प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, लोगों को एकजुट रखने के लिए, लोगों में एकता बनाए रखने के लिए, ताकि मिलजुल कर अंग्रेजों से लड़े। इसके लिए जो है अनटचेबिलिटी को एबोलिस्ट करा गया, उसे खत्म करा गया। प्रमोशन ऑफ द स्वदेशी स्पिरिट, और जो स्वदेशी स्पिरिट है इसे प्रमोट किया गया। एंड सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी थ्रू रिवाइवल एंड यूज ऑफ चरखा एंड खादी, है ना, एंड यूज ऑफ द चरखा एंड खादी। तो चरखा और खादी की प्रॉपर यूज करना लोगों को ट्रेन करना सिखाया जा रहा था, ताकि जब हम चरखा चलाएंगे, खादी कपड़े को बनाएंगे और हम अपने ही द्वारा बने गए सामान को प्रयोग करेंगे, तभी तुम आगे जो है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में बढ़ पाएंगे। सोचो यदि आप ना स्ट्राइक कर दिए हो, आप बॉयकट कर रहे हो जो यूरोपियन कपड़े हैं, यूरोपियन ब्रांड्स की जो चीज़ें हैं, तो आप यूज़ क्या करोगे,
आप कौन से कपड़े का प्रयोग करोगे? तो यहाँ पे इसलिए गांधी जी जो है चरखा को प्रमोट करते हैं ताकि लोग सेल्फ सफिशिएंट हो सके, उनके पास प्रॉपर जीवन यापन करने के लिए यदि वो अंग्रेज़ों का स्ट्राइक करेंगे, अंग्रेज़ों के यहाँ काम करने के लिए नहीं जाएँगे, तो खुद का काम करें ताकि उनकी जो प्रॉपर इकोनॉमी है वो चलता रहे। ठीक है ना? प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन जो है इसे प्रमोट करा गया। नेशनल एजुकेशन क्या होती है बच्चों? तो प्रॉपर यहाँ पे एक अपनी एजुकेशन सिस्टम जो है उसको स्टार्ट करी गई है। द एटमॉस्फेयर वाज चार्ज विथ एंथुसिज्म। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर पूरी जो इन्वायरमेंट है वो एंथुसिज्म से उत्साह से भरा पड़ा है। सबके मन में डिटर्मिनेशन है, कॉन्फिडेंस है कि अब तो भाई हम लोग जीत गए हैं, अब ये आखिरी प्रहार है, उसके बाद तो भाई हमारे पास सेल्फ रूल आके ही रहेगा, है ना? तो अब जो इतने लंबे टाइम से सेल्फ रूल, सेल्फ रूल, सेल्फ रूल की माँग करी जा रही थी, डेमोक्रेसी माँग करी जा रही थी, वो अब लग रहा है कि पूरा ही हो जाएगा। हाउएवर एन अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट चेंज्ड ऑल दैट। सभी चीज़ों पे प्रॉपर पानी फिर जाता है। एक सेकंड गाइस। और अचानक से हुआ क्या जिसकी वजह से पूरी सब कुछ चेंज हो जाती है। तो बच्चों देखो हुआ क्या वहाँ पे, अर्ली इन 1922 की अर्ली में, यहाँ पे डेट आपको नहीं दी गई है, डेट याद रखना, 5 फरवरी 2022 का डेट रहता है वो। और एक प्लेस है चौरी चौरा। नाम बच्चों से क्या है? चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश में एक प्लेस है गोरखपुर। गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वहाँ एक छोटा-सा गाँव है जिसका नाम है चौरी चौरा। गाँव का नाम बच्चों क्या है? तो चौरी चौरा गाँव का नाम है। और इस गाँव में क्या हुआ है? इस गाँव में क्या हुआ है? प्रॉपर एक इंसिडेंट हो गई है। द पीपल रिएक्टेड वायलेंटली एंड बर्न डाउन द चौरी चौरा पुलिस स्टेशन। और चौरी चौरा उस गाँव के पुलिस स्टेशन को जो है आग लगा दी गई है, जिसमें 22 पुलिसमैन जो है मारे जाते हैं। 22 लोगों की प्रॉपर जो है डेथ हो जाती है। और बस इतना ही होना था, बस इतना ही होना था पूरे 2 साल के अंतराल में। जो देखो याद करो, 2020 में प्रॉपर ये मूवमेंट स्टार्ट हुई है और 22 का टाइमिंग आ चुका है। और यहाँ पे फरवरी का मंथ था और 2 तारीख को यहाँ पे यानी कह सकते हो लगभग कितने साल हो गए? अगस्त यानी कि 1.5 साल हो गया करीब-करीब, 6, 12 और 6, 18 महीने के आसपास, 18 मंथ हो गए हैं। और अब जाकर के एक छोटा-सा इंसिडेंट की वजह से गांधी जी जो है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और पता है वो क्या करते हैं गांधी जी? गांधी जी इमीडिएटली कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, और पूरी की पूरी मूवमेंट को वो स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। जो पूरे देश में एक आक्रोश था, एक जोश था, एक एनर्जी था, उन सब में ये बेसिकली कह सकते हो लोगों ने प्लान कर लिया था कि अब तो भाई जो भी हो जाए, अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करनी है, अब तो अंग्रेजों का जाना फिक्स है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ऑटोमेटिकली खुद से ही इसने पूरी की पूरी मूवमेंट को रोक दिया। अंग्रेजों ने नहीं कहा, गांधी जी ने रोक दी 1.5 ईयर्स के बाद। इसके पीछे का प्लान क्या था? यदि रोक ना दी जाती है तो अब अंग्रेज रिटेलिएट करेगा, अब वो मारेंगे, वर्ल्ड मीडिया में एक नेगेटिव इमेज जाएगा कि जो अब इंडियंस पीपल है वो वायलेंस कर रहे हैं और इस वजह से अंग्रेज लोग उसे मार रहा है। इसीलिए गांधी जी ने इस वायलेंस को ना हो, इसकी वजह से इसने पूरी की पूरी मूवमेंट को बंद करा दिया। Non-violence, which every satyagrahi was supposed to uphold, Gandhiji was uncompromising in his refusal to forgive even a single act of violence. तो जो उसने एक बार कह दी कि भाई वायलेंस नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, वायलेंस हो गई तो गांधी जी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे और उसने इस मूवमेंट को स्टॉप करा दिया, बंद करा दिया। यहाँ पे देखो एक इमेज दी गई है, इस इमेज को अब जो समझो, ये इमेज कब का है? ये पीपल्स प्रोसेशंस ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रही थी तो जो लोग हैं उनकी गैदरिंग को आप देख के समझ सकते हो कि इस मूवमेंट से लोगों को कितनी उम्मीदें थी, कितनी होप थी। और ये आराम से और अचानक से जो पूरी उम्मीद है वो टूट जाती है। कह सकते हो दिल की अरमा आंसुओं से बह गए। तो ये जो आरमा थी इनकी कि अब चलो भाई सेल्फ रूल आएगा, वो आंसुओं के साथ बह जाती है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हैड एंडेड इन फेलियर। और जो यहाँ पे ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो एंड हो जाता है और प्रॉपर हाथ में कुछ नहीं लगता है, वी फेल्ड। नेशनल स्पिरिट जो है वो तो लेकिन मजबूत हो गई थी। गांधी जी विथड्रॉ फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स एंड डिवोटेड हिमसेल्फ टू द टास्क ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। और इस इंसिडेंट के बाद जो गांधी जी हैं वो भी एक तरह से कह सकते हो अपने आप में चेंज लाते हैं और वो जो एक्टिव पॉलिटिक्स था उनसे वो रिटायर हो जाते हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स से वो रिटायर हो जाते हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स से क्या होता है बच्चों? वो रिटायर हो जाते हैं और अब वो सोशल रिफॉर्म करने का जो काम है वो शुरू करते हैं। सोशल रिफॉर्म का काम वो शुरू कर देते हैं और पॉलिटिक्स से वो रिटायर हो जाते हैं कुछ समय के लिए।
यानी कह सकते हो एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में सोसाइटी में काम करना है, लोगों की मदद करना है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। जो उनकी समस्याएं हैं उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाली नहीं है, तो गांधी जी उसकी आवाज़ उठा रहे थे। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे मुखिया होता है ना, सरपंच होता है, वार्ड होता है, उस प्रकार से सोशल रिफॉर्म्स की तरह के वो काम करने लगते हैं। कांग्रेस ऑल्सो रिजॉल्व टू लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। द कांग्रेस ऑल्सो रिजॉल्व टू लॉन्च, उसके बाद जो है सेकेंड, एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, अब क्या होती है, ये इंसिडेंट के बाद गांधी जी प्रॉपर संन्यास ले लेते हैं, है कि नहीं। गांधी जी प्रॉपर क्या लेते हैं, वो संन्यास ले लेते हैं। तब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, लाहौर सेशन ऑफ द 1929, देखो यहाँ पे टाइम था 1922 का। 1922 के बाद से कुछ टाइम पीरियड के लिए पूरी पॉलिटिक्स में गांधी जी जो है वो संन्यास ले लेते हैं, और 1929 में दोबारा एक इंसिडेंट होता है, और फिर जाकर के वो जो है प्रॉपर फिर से पार्टिसिपेट करते हैं और पॉलिटिक्स में एंट्री लेते हैं गांधी जी। यहाँ पे देख पा रहे हो क्या हो रहा है कि 1929 का समय है, दिसंबर 1929, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो प्रॉपर अब बैठक कर रहे हैं कहाँ पे, लाहौर में। और इस लाहौर में जो प्रॉपर प्रेसिडेंट बनते हैं बैठक का, वो जवाहरलाल नेहरू होते हैं। यहाँ पे कांग्रेस पास ए रेजोल्यूशन, यहाँ पे जो सभी लोग बैठ करके बैठक में एक रेजोल्यूशन पास कराते हैं कि बैठक के बाद ये निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय लेते हैं, उसे क्या डिसाइड किया, दे डिसाइडेड पूर्ण स्वराज। देखो अभी तक जो है प्रॉपर बातें हो रही थी सेल्फ रूल के लिए, अभी तक बातें क्या हो रही थी, सेल्फ रूल की। सेल्फ रूल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रॉपर जो कंट्रोल है वो इंडियंस को दे दी जाए, और इंडियन जो है वो इंडियंस पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक ना। भले आप हमारा बॉस रहो, किंग किंग भले इंग्लैंड है चलेगा, पर रूल जो यहाँ पे बैठे हुए जितने सारे मिनिस्टर्स हैं उनके हाथों में पावर होनी चाहिए, उनके हाथों में पुलिस होना चाहिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इंडियंस के पास होना चाहिए, इस बात की डिमांड हो रही थी। लेकिन 1930 के बाद जो है चीज़ें बदल जाती है, और अब जो कांग्रेस पार्टी है वो कहता है भाई हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अब सारा कुछ हम ही संभालेंगे। अब अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो, अंग्रेजों गो बैक, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये अंग्रेज का मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश पीपल। तो अंग्रेजों मतलब जहाँ जहाँ मैं अंग्रेजी वर्ड यूज़ करूँ आप समझ जाओ कि ब्रिटिश के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे इन्होंने अपने आप नियुक्त कर दी। भाई तुम हमें आज़ादी नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, हम अपने आप को आज़ाद घोषित करते हैं, अब हम जो है हमें आपसे कोई मतलब नहीं, मैं समझ जाऊंगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो यहाँ पे 26 जनवरी जो है, 26 जनवरी 1930 जो है, 26 जनवरी 1930 को इसने कह सकते हो इंडिपेंडेंस डे, कौन सा डे, जो इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस डे जो है वो घोषित करते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाने का निर्णय लेते हैं। और वो कहते हैं अब 26 जनवरी से हम जो है क्या करेंगे, तो इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। आगे लिखा है, आगे लिखा है द कांग्रेस ऑल्सो रिजॉल्व टू लॉन्च ए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। के बाद कांग्रेस पार्टी जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आने की पहले कांग्रेस पार्टी ने चलाया कौन सा मूवमेंट, जो कि हम लोग देख रहे थे अभी, क्या था बच्चों, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और अब दूसरी एक बड़ी लेवल पे जो मूवमेंट है वो चलाई जाती है, इसका नाम होता है CDM, यानी कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। और इनके भी जो लीडर हैं वो कौन होते हैं बच्चों, गांधी जी रहते हैं। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, पूरे भारत में सेलिब्रेट करी गई, और न्यूली अडॉप्टेड इंडियन ट्रिकलर वाज अनफोल्ड एंड पीपल स्लोली क्या है, सॉलिमली टुक द प्लेज ऑफ फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम को एंजॉय करा गया। जिस प्रकार से अभी हम लोग झंडे फहराते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, और सोसाइटी में जो है वो क्या कहते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, जो कल्चर प्रोग्राम्स वगैरह होती है, वो सब कुछ डिटो सेलिब्रेट किया गया। कब, तो 1930 में। यहाँ पे देख पा रहे हो इंडिया हमारा आज़ाद 1947 में हुआ है ऑफिशियली, पर इंडियन पीपल जो है वो 26 जनवरी 1930 को ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अब तो हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, और अब अंग्रेजों की बात नहीं सुननी है, वो जब जाए तब जाए, उन्हें तो भगा के ही छोड़ना है। अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अब अंग्रेजों के अंदर हमें काम नहीं करना है। 26 जनवरी वॉज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। उसके बाद से प्रत्येक साल 26 जनवरी को जो है इंडिपेंडेंस डे मनाना स्टार्ट भी कर देता है। और कब तक मनाया गया, जब तक कि इंडिया 1947 में प्रॉपर आज़ाद नहीं हो जाता है। और 1950 में क्या होता है, 26 जनवरी जो है सेलिब्रेट करा जाता है एज रिपब्लिक डे। तो ये जो 26 जनवरी है, इस 26 जनवरी को याद रखने के लिए, याद करो हम लोग 26 जनवरी एवरी ईयर क्या करते हैं, तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं ना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं ना। तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट क्यों करा जाता है, कोई और अदर डे क्यों नहीं, क्योंकि ये जो 26 जनवरी 1930 है, जो 26 जनवरी 1930 बच्चों है, इसी
26 जनवरी 1930 को हम लोग याद करने के लिए 26 जनवरी को एवरी ईयर रिपब्लिक डे अभी मनाते हैं। और 1947 के पहले तक हम लोग 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया करते थे। अब लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों हमारा बच गया, वो क्या है? तो वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो स्टार्ट हुई 1930 में और चला कब तक? तो चला बच्चों 1930 से लेकर के 34 तक। चलिए इसे पढ़ते हैं, ये समझते हैं, फिर जहां तक मुझे लगता है बच्चों हमारा चैप्टर खत्म होने को है। ये देख सकते हो चैप्टर बच्चों हमारा फिनिश हो गया, चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। फिर प्रॉपर आपका एक जो माइंड मैप है बस वही रह जाएगा। चलिए वीडियो में बने रहो, थोड़ी और आगे तक देखो। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है थोड़ी सी ब्रेक लो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और मुझे बताओ कैसी आपकी प्रॉपर पढ़ाई चल रही है, किस प्रकार का आपका ये जो प्रॉपर। और ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है प्रॉपर, ये क्या है? ये भी एक मूवमेंट है, बस नाम बदला हुआ बट है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही। ये जो मूवमेंट है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही है, बस इसका नाम बदला हुआ है, नाम इसमें रख दिया है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और इसमें क्या इन्वॉल्विंग है? तो इन्वॉल्विंग है ब्रेकिंग ऑफ गवर्नमेंट लॉ। अब जितने भी गवर्नमेंट ने लॉ बना के लिए हमारे लिए रखी है और जिसकी वजह से वो सोचती है कि हम उस लॉ को प्रॉपर फॉलो करेंगे और वो हमारे पर रूल करेगी, तो अब हम इस किसी भी रूल को फॉलो नहीं करेंगे। और सबसे पहले इसकी स्टार्टमेंट करती है गांधी जी, और ये एक लॉ को तोड़ देते हैं। पता कौन सी लॉ जो अंग्रेजों ने बना के रखी थी गांधी जी तोड़ देते हैं? तो बच्चों वो लॉ का नाम था सॉल्ट लॉ। क्या नाम है बच्चों उसका? सॉल्ट लॉ। डेट रहता है 1930 का 6 अप्रैल, 1930 का 6 अप्रैल। और इस दिन गांधी जी है जो प्रॉपर एक प्लेस है गुजरात में, नाम है दांडी, दांडी यात्रा पे जाते हैं, दांडी प्लेस पे जाते हैं और 6 अप्रैल को 1930 में सॉल्ट लॉ को वो ब्रेक करते हैं और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और इसमें मेन जो काम होना था वो क्या था? तो ब्रेकिंग ऑफ गवर्नमेंट लॉ। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू डिफाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड प्रेशराइज्ड टू गिव इट द डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट। यहाँ पे कैसा, तो इस काम के करने के पीछे का मकसद था कि गवर्नमेंट को इतना प्रेशराइज करने, उस पर इतना ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना है कि वो प्रॉपर एक तरह से कह सकते हो उसके पास कोई ऑप्शन ना बचिए और एट द एंड वो जो नेशनलिस्ट पीपल है उनकी जो डिमांड है उसको वो पूरा कर दे। एंड दिस मूवमेंट ऑल्सो वॉज लॉन्च्ड बाय हमारे गांधी जी। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन 1930 विथ सॉल्ट सत्याग्रह। जो सॉल्ट सत्याग्रह है, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके करी गई थी। गांधी जी ने डिसाइड किया था ब्रेक करने के लिए अनजस्ट सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ जो है अनजस्ट है, यानी कि वो फेयर नहीं है, उन्हें ब्रेक करके। और ये जो सॉल्ट लॉ है इसे क्यों ब्रेक करी गई? तो इसलिए ब्रेक करा गया था बिकॉज इट वॉज अफेक्टिंग एवरीबडी इन द कंट्री। कंट्री में जितने सारे लोग हैं उन सबको अफेक्ट कर रहा था। देखो यहाँ पे क्या है ना, सॉल्ट लॉ के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको ध्यान देना। प्रॉपर जो सॉल्ट लॉ है बच्चों, ये जितने भी घर हैं एवरी घर की एक नीड है। क्या? सॉल्ट। बिना सॉल्ट के कोई रह सकता है क्या? तो नहीं रह सकता। पर इस सॉल्ट में भी अंग्रेजों ने कई टाइम्स जो है वो ओवर टैक्स लगा कर रखा है। यदि वो 4 रुपए का चीज़ था ना तो उसको 50 से ज़्यादा रुपए में, 4 रुपए का चीज़ था तो 50 से ज़्यादा, 50 से 60 रुपीज से ओवर में बेचा जा रहा था। यानी 15 टाइम्स मोर टैक्सेस जो है वो प्रॉपर इस पर लगा हुआ था। इसलिए इसको गांधी जी ने क्या करा? ब्रेक करा। और जो गरीब आदमी है उसे खरीद नहीं पा रहा था, बिना नमक का वो खा रहा था, बिना नमक खाना संभव नहीं है, तो इसे तोड़ा गया था। एवरी इंडियन हैड टू पे द सॉल्ट लॉ। सभी इंडियन को टैक्स पे करना ही पड़ता था सॉल्ट लॉ को। और एवरी इंडियंस कुड नॉट मैन्युफैक्चर सॉल्ट बिकॉज इट वाज ए गवर्नमेंट मोनोपोली। तो चूंकि सॉल्ट जो है वो बहुत बेसिक और नेसेसरी चीज़ होती है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा? अपनी मोनोपोली बना कर रखा है और सॉल्ट बनाने का सिर्फ और सिर्फ काम उन्हीं के पास है। सिर्फ सॉल्ट वही बना सकता है, किसी और को सॉल्ट बनाने की प्रॉपर लाइसेंस नहीं दी गई थी। तो इस वजह से वो प्रॉपर मोनोपोली है और मोनोपोली के साथ साथ में यहाँ पे एक तरह से एक्सप्लोटेशन जो है वो भी था। सत्याग्रह बिगेन विद द हिस्टोरिक दांडी मार्च। और जो प्रॉपर सत्याग्रह है वो स्टार्ट होता है दांडी मार्च से। गांधी जी सेट आउट फ्रॉम साबरमती आश्रम विद 78 फॉलोअर्स ऑन ए 385 किलोमीटर जर्नी ऑफ द कोस्टल विलेज दांडी। यहाँ पे ध्यान देना, गुजरात के अहमदाबाद में यहाँ पे है आपका साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम, आपने वो गाना सुना होगा ना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ओ साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो गुजरात के साबरमती आश्रम से प्रॉपर दांडी तक कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है बच्चों? तो 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर। और ये यहाँ तक यात्रा तय करते हैं और साथ में होते हैं 78 फॉलोअर्स। कितने फॉलोअर्स बच्चों उसके? तो 78 फॉलोअर्स होते हैं और ये पूरी यात्रा को करते हैं, यहाँ जाते हैं और वहाँ जा कर के 6 अप्रैल 1930 को जो है इसने लॉ को तोड़ा था।
ठीक है, और इसके बाद से जो है सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दिस एक्ट सिंबलाइज डिफाइंस ऑफ द सॉल्ट लॉ, इट वाज अ सिग्नल फॉर एवरी इंडियन टू वायलेट द सॉल्ट लॉ। और ये एक तरह से सिग्नल था कि देश के जितने सारे लोग हैं सब कोई सॉल्ट लॉ को प्रॉपर तोड़ो, कोई फॉलो मत करो। पीपल बिगेन टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड सेल इट ओपनली। और जो इसके बाद गांधी जी की इस कदम के बाद सभी लोग जो है, जो भी समुद्र के किनारे रहते थे, जैसे ओशन के शी के किनारे रहते थे, उन सभी ने प्रॉपर सॉल्ट लॉ को तोड़ा, सभी ने सॉल्ट बनाई और अपने आप अपनी दुकान खोला और लोगों तक पहुंचाया और फ्री में बहुत कम कीमत पे लोगों को लाभ पहुंचाया और बेचा गया था। चलिए लास्ट टॉपिक बच्चों हमारा बचा हुआ है, फटाफट कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द मोमेंट स्प्रेड रैपिडली, ये जो मोमेंट है प्रॉपर बहुत तेजी से फैला। सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट एक्सटेंडेड टू वायलेशन ऑफ देयर अदर लॉ एंड रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस। तो यहाँ के बाद जो है सिर्फ इसमें सॉल्ट लॉ को ही नहीं ब्रेक करा गया, बल्कि इससे जितने भी अदर तरह के टैक्सेस थे उन सबको भी पे करने से रिफ्यूज किया गया। और जो भी अंग्रेजों ने लॉ बना के रखा था उन सब की वायलेशन करना स्टार्ट किया। बॉयकॉट दोबारा चालू हो गया, किसका, फॉरेन गुड्स का। जो हड़ताल से वो दोबारा शुरू हो गई। जो पिकेटिंग है शॉप्स का, वाइन शॉप का जो प्रॉपर पिकेटिंग है वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है और सेलिंग फॉरेन गुड्स जो है उसे बंद किया गया, उसके पिकेटिंग करी गई। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मूवमेंट वाज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। और इस वाले मूवमेंट की एक खास बात ये थी कि इंडिया के कई सारे जो वुमेन्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हीं में से एक वुमेन का नाम आता है सरोजनी नायडू, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वुमेन लीडर थी दिस मूवमेंट की। गवर्नमेंट सप्रेस्ड द मूवमेंट विथ फोर्स एंड ब्रूटली। और इस मूवमेंट को भी गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत ही फोर्सफुली, पूरे फोर्सफुली जो है, बहुत ही ब्रूटली के साथ इसे जो है उसने दबा दिया। एक चीज़ ध्यान देना, गांधी जी हाथ नहीं उठाए, गांधी जी ने वायलेंस नहीं करा। नहीं तो कमाल है, जब इस प्रकार की मूवमेंट इतने बड़े लेवल पे हो गए जहाँ पे सारे देश एकजुट हो गए हैं और कुछ हज़ार 10,000 कि 10,000 या फिर मान लो 1000 10,000 से भी कम जो इंग्लिश पीपल है ब्रिटेन से आकर के, और हम जैसे करीब करीब लैक्स ऑफ पीपल पे वो रूल कर ले रहे थे। यदि सोचो सब लोग अंग्रेजों के पीछे पड़ जाते, मार काट करते, तो पूरा प्रॉपर अंग्रेज बचते क्या, उनके कोटी कोटी और बोटी बोटी जो है वो अलग हो गया रहता। पर यहाँ पे हम लोगों ने वायलेंस नहीं करा, एक बहुत ही बड़ी मैसेज भी इसको दिया, पर इसका लाभ हमें बच्चों बहुत लेट से मिला और एक तरह से कह सकते हो नहीं मिला। गांधी, नेहरू एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स वर अरेस्टेड। गांधी, नेहरू और उसके साथ जितने सारे पॉपुलर लीडर थे इंडिया में, उन सभी को जो है एक तरह से कह सकते हो गिरफ्तार कर ली गई, अरेस्ट कर लिया गया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर इंजर्ड और किल, कई सारे लोगों को तो मार दी गई, इंजर्ड हुए और लाठी चार्ज करे गए, उसके वो लोग मारे गए। पुलिस की फायरिंग भी हुई और अप्रॉक्स 90,000 पीपल वर इम्प्रिजन। और 90,000 से ज़्यादा जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करके, अरेस्ट करके प्रॉपर कहाँ भेज दिया गया, तो उन्हें जेल में डाल दी गई। ठीक है, द पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडियन बिकम वेरी इंटेंस आफ्टर 1937। अब यहाँ से जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होकर बहुत बड़े लेवल पे होने लगा, सभी लोग इसमें जागरूक हो गए। अब सबके लोगों का एक ही मकसद हो गया, हम सबका मकसद एक है, भारत की आज़ादी, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। लीडर ऑफ नेशनल मूवमेंट हैड मेड इट क्लियर टू द ब्रिटिश दैट देयर डेज इन इंडिया वर नंबर्ड। अब यहाँ पे इस वाले इंसिडेंट के बाद सभी लोगों ने ये चीज़ तो क्लियर कर दिया था कि अब जो ब्रिटिश पीपल हैं उनकी सिर्फ गिनती के दिन ही रह गए हैं, अब वो ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे रूल नहीं कर सकते। द ब्रिटिश पास्ड ए नंबर ऑफ एक्ट्स एंड सेंड मिशन टू अपीज द इंडियाज बट इन वैन। अब देखो यहाँ के बाद जो ब्रिटिश पीपल है वो क्या करते हैं, बहुत सारे लॉ को, नंबर ऑफ एक्ट जो है वो अपनी संसद में वहाँ पे प्रॉपर पार्लियामेंट में पास करता है और इंडियन पीपल को अपीज करने के लिए, इनको शांत करने के लिए, इनकी गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए बहुत प्रयास करा, बट सबके सब वैन में जाता है और 1947 में इंडिया प्रॉपर जो है वो क्या हो जाता है बच्चों, इंडिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद की कहानी को पढ़ेंगे और देखेंगे इंडिया 1947 में किस प्रकार से जो है प्रॉपर आज़ाद